CH81 नदी के उस पार। तुम नाश्ता लगाओ, मैं बाकी सबको बुलाकर लाता हूँ। इतना कहकर त्रिभुवन काका रसोई से बाहर निकले ही थे कि तभी अनंत ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुक जाए काका, आप आज किसी को नहीं बुलाएंगे। मेरे जाने के बाद सबको बुलाकर नाश्ता दे दीजिएगा। अनंत की बात त्रिभुवन काका को समझ में नहीं आई, इसलिए उन्होंने पूछा, छोटे मालिक आप क्या कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अनंत ने काका को समझते हुए कहा, त्रिभुवन काका, आज मैं कुंतलगढ़ की उस नदी के उस पर जाऊंगा। नदी का नाम सुनते ही त्रिभुवन काका के पसीने छूटने लगे और उन्होंने कपनते शब्दों में हकलाते हुए कहा, न न न न नदी, न नदी के उस पार। छोटे मालिक आप ये क्या क्या बोल रहे हैं? अनंत ने गंभीर शब्द में कहा, हाँ मैं उस पार जाऊंगा। मेरे दोस्त मेरी वजह से इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं, इसलिए मैं ये सब खत्म करके अपने दोस्तों को इस मुसीबत से बाहर निकलूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर त्रिभुवन काका ने हाथ जोड़कर कहा, छोटे मालिक ये सब बच्चों का खेल नहीं है, आप कृपा करके नदी के उस पार वहां मत जाए, क्योंकि जो भी वहां गया है वो आज तक कभी लौटा नहीं। नाश्ता लाती हुई सुरेखा काकी ने इन दोनों की बात सुन ली और उनके हाथों से नाश्ते की पेल्ट नीचे गिर गई और वो भागते हुए अनंत के पास आकर उसके पैर पड़ते हुए बोली, नहीं छोटे मालिक, मैं आपको वहां जाने नहीं दूंगी। अनंत किसी भी हाल में अपने दोस्तों के वहां आने से पहले ही वहां से जाना चाहता था, इसलिए उसने बिना नाश्ता किए ही सीधे स्टोर रूम में चला गया। उसने एक बैग उठाया और उसमें कुछ जरूरत का सामान रखा, जैसे रस्सी, चाकू, सरिया, पानी की बोतल इत्यादि, और सीधे कुंतलगढ़ के उस पुराने महल की तरफ चल पड़ा। अनंत के वहां से जाते ही त्रिभुवन काका और सुरेखा काकी हवेली के दरवाजे के बाहर जाकर खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में अनंत सारा सामान लेकर हवेली से निकलने ही वाला था कि तभी त्रिभुवन काका और सुरेखा काकी एक साथ सामने आ गई और अनंत को फिर से रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन अनंत ने अपना पक्का इरादा कर रखा था, जिस कारण उसने किसी बात नहीं मानी और वहां से चला गया। अनंत पैदल ही महल की तरफ जा रहा था, चूंकि उसे पुरानी नदी और महल के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो बाजार पहुंचकर रुक गया। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद उसने एक दुकानदार से पूछा, काका ये पुरानी नदी किस तरफ पड़ेगी? अनंत का सवाल सुनकर जैसे मानो उस आदमी को किसी सांप ने सूंघ लिया हो, या वो कोई जीवित इंसान नहीं बल्कि कोई पत्थर की जीवित मूर्ति हो, वैसा हो गया। अनंत ने फिर एक बार अपना सवाल दोहराया, काका ये पुरानी नदी किस तरफ पड़ेगी? फिर वही सवाल सुनकर वो आदमी अचानक से चीखता हुआ अपनी दुकान खुली ही छोड़कर वहां से भाग गया। ये देखकर अनंत बड़ी उलझन में पड़ गया कि आखिर उस आदमी को हुआ क्या। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद अनंत वहां से थोड़ा आगे बढ़ा। कुछ देर आगे जाने के बाद अनंत को एक बूढ़ा कुम्हार दिखाई दिया, जो बड़ी ही मेहनत और लगन से मिट्टी का घड़ा बना रहा था। अनंत उस कुम्हार के पास गया और उस बूढ़े कुम्हार से कहा, राम राम काका सह। कुम्हार ने घड़ा बनाते हुए ही अनंत की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, राम राम सह, काहो सह, कौन सह घाटो दिखाओ ताने। उद्धरण चिन्ह। उस कुम्हार की बात सुनकर अनंत ने कहा, काका सह माने कोई घाटो ना चाहे, माने बस एक पता जानना चाहूसु, बस वो बता दो काका सह माने। इस पर उस बूढ़े कुम्हार ने कहा, हाँ हाँ हुकुम पूछो कि जानना चाहूसु। इस पर अनंत ने कहा, काकू सह ये पुरानी नदी किस तरह है? अनंत की बात सुनते ही उस बूढ़े कुम्हार के हाथ अपने आप रुक गए और वो अनंत को घूरने लगा। थोड़ी देर रुककर अनंत ने फिर से अपनी बात दोहराई, काकू सह ये पुरानी नदी किस तरह है? अनंत की बात सुनकर वो बूढ़ा कुम्हार भी पहले वाले आदमी की तरह ही सब कुछ वैसा ही छोड़कर चिल्लाता हुआ वहां से भाग गया। अनंत को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसका सवाल सुनकर सब लोग ऐसे भाग क्यों रहे हैं। अनंत और थोड़ा आगे बढ़ा। अब उसे पूरे बाजार में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। चारों तरफ खुले पड़े दुकानें थी, खिलौने थे, लेकिन उनको बेचने और खरीदने वाला वहां कोई भी नहीं था। अनंत आश्चर्य से आगे बढ़ते चला जा रहा था। चलते चलते उसे काफी देर हो गई, लेकिन किसी ने उसे पुरानी नदी का रास्ता नहीं बताया और नहीं अब उस बाजार में कोई इंसान दिखाई दे रहा था जिससे अनंत कुछ भी पूछ सके। परेशान होकर अनंत अब वापस जाने ही लगा था कि तभी एक बुढ़िया अचानक से उसके सामने आ गई। अचानक से उस बुढ़िया को अपने सामने देखकर अनंत थोड़ा डर गया। अनंत बिना कुछ कहे ही उस बुढ़िया को बगल करके आगे बढ़ गया। अनंत अभी 10 से 12 कदम आगे गया ही होगा कि उस बुढ़िया ने अनंत को आवाज दी, रुक जाओ सह, आपको पुरानी नदी का रास्ता ढूंढ रहे हो ना? मैं जानू सू उसका पता। बुढ़िया की बात सुनकर अनंत के पैर खुद ब खुद रुक गए और वो पीछे मुड़कर बोला, आप जानते हो? इस पर वो बुढ़िया बोली, हाँ हुकुम, मैं ताने वहां लेकर जा सकूं हूँ। ये सुनकर अनंत ने थोड़ी राहत की सांस ली और उस बुढ़िया से कहा, ठीक है फिर ले चलो। इतना कहते ही बुढ़िया ने अनंत से कहा, हुकुम, मैं ताने वहां लेकर तो जाऊसू, लेकिन बीच रास्ते में कोई भी ताने रुकन के वास्ते बोलेगो तो ताने रुकना ना है सह। अगर ये वादा करोगे तभी मैं ताने वहां लेकर जाऊं सह। अनंत को बुढ़िया की बात सुनकर अजीब तो लगी, लेकिन वो वहां किसी भी हाल में जाना चाहता था, इसलिए उसने उस बुढ़िया से कहा, ठीक है मैं वादा करता हूँ। CH82 पानिया खून। अनंत को उस बुढ़िया की बात थोड़ी अजीब तो लगी, लेकिन वो आज किसी भी हाल में उस महल में जाना चाहता था, इसलिए उसने उस बुढ़िया से कहा, ठीक है मैं वादा करता हूँ। इधर हवेली में त्रिभुवन काका और सुरेखा काकी रसोई में अपना सर पकड़कर बैठे हुए थे। सुबह के 9 बजे बज चुके थे और अभी तक किसी को नाश्ता नहीं मिला था। देर होने के कारण आर्यन ने कहा, बड़ी अजीब सी बात, ऐसे तो त्रिभुवन काका हमें सुबह 8 बजे तक ही नाश्ते के लिए बुला लेते थे, लेकिन आज 9 बज गए लेकिन उन्होंने हमें बुला नहीं। क्या अभी तक नाश्ता नहीं बना क्या? उद्धरण चिन्ह। इस पर वीर ने कहा, मैं देख कर आता हूँ। इतना कहकर वीर कमरे से बाहर निकला और नीचे आने लगा। जब वीर रसोई में पहुंचा तो देखा कि त्रिभुवन काका और सुरेखा काकी दोनों चुपचाप बैठे हुए थे।
वीर ने उन्हें देखकर कहा, गुड मॉर्निंग त्रिभुवन काका, गुड मॉर्निंग सुरेखा काकी, आप लोग यहाँ ऐसे क्यों बैठे हुए, क्या बात है? नाश्ता नहीं बना क्या आज अभी तक? इस पर त्रिभुवन काका ने कहा, नहीं नहीं वीर साहब, ऐसी बात नहीं है, नाश्ता तो कब का बन चुका है। लेकिन इतना कहकर त्रिभुवन काका चुप हो गए। वीर ने उनसे पूछा, लेकिन क्या? उद्धरण चिन्ह। तब सुरेखा काकी ने रोते हुए कहा, वीर साहब वो अनंत बाबा। अनंत का नाम सुनते ही वीर घबराते हुए बोला, क्या हुआ अनंत को? वो ठीक तो है, कहाँ है वो? उद्धरण चिन्ह। त्रिभुवन काका ने वीर को शांत करते हुए कहा, साहब छोटे मालिक अभी तो ठीक है, लेकिन वो अपनी जान मुसीबत में डालने गए हैं। त्रिभुवन काका की बात सुनकर वीर ने कहा, मतलब? त्रिभुवन काका ने बताया, वो छोटे मालिक पुरानी नदी की तरफ उस पार उस मनहूस पुराने महल में गए हैं। वीर ने तुरंत पूछा, कब? काका ने जवाब दिया, आज सुबह। वीर त्रिभुवन काका पर चिल्लाते हुए बोला, आपका दिमाग खराब है क्या? अनंत मौत के मुंह में चला गया और आप मुझे अभी बता रहे हैं, जब अनंत हवेली से निकल रहा था उस वक्त क्यों नहीं कहा? त्रिभुवन काका अपनी सफाई में कुछ कहे उससे पहले ही वीर भागता हुआ रसोई से बाहर निकल गया और ऊपर चला गया। सोनल के कमरे में पहुंचकर उसने देखा तो अंतरा और आर्यन सोनल के कमरे में बैठे थे और उसकी देखभाल कर रहे थे। वीर ने खुद को संभालते हुए रूम में गया और आर्यन से बोला, आर्यन तुम दोनों बाहर आ, मुझे कुछ बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। आर्यन और अंतरा कमरे से बाहर आए। उनके आते ही वीर ने रूम का दरवाजे को टीका दिया और उन दोनों को लेकर रूम से थोड़ी दूर ले आया। वीर को ऐसी हरकत करते देख आर्यन ने वीर से कहा, वीर ये तू क्या कर रहा है, कुछ बताएगा कि क्या हो गया? इस पर वीर ने कहा, यार पता है अनंत हवेली में नहीं है। इस पर अंतरा ने कहा, तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात? अगर हवेली में नहीं है बाहर कहीं होगा। अंतरा की बात पर आर्यन ने हामी भरी और कहा, अंतरा सही कह रही, बाहर कहीं होगा। वीर ने उन दोनों को समझाते हुए कहा, हवेली में नहीं ही से मेरा कहने का मतलब है कि अनंत हम लोगों को बिना बताए उस पुराने महल में चला गया है, जिसके बारे में कल उन्होंने बताया था। उद्धरण चिन्ह। वीर की पूरी बात सुनकर अंतरा और आर्यन की जान हलक में अटक गई और अंतरा शॉक्ड होते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता कि अनंत वही गया है? हो सकता है कल की तरह ही वो और शिल्पी दोनों हवेली के आसपास कहीं गए हो। वीर ने कहा, नहीं अनंत वही गया है, क्योंकि अभी ये बात मुझे त्रिभुवन काका ने बताई है, क्योंकि अनंत उन्हें कहकर गया है। तभी आर्यन ने कहा, क्या शिल्पी को पता है कि अनंत उस महल में गया है? इस पर वीर ने कहा, शायद नहीं। तभी अंतरा ने कहा, चलो हम शिल्पी को बताते हैं। इतना कहकर तीनों शिल्पी के कमरे की तरफ जाने लगे। कुछ ही आगे शिल्पी का रूम था। तीनों शिल्पी के रूम तक पहुंच गए और आर्यन ने रूम को नॉक किया। नॉक करते ही रूम का दरवाजा थोड़ा खुल गया। रूम का दरवाजा खुला देखकर तीनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी आर्यन बोला, शिल्पी क्या हम अंदर आ जाए? लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। आर्यन ने फिर से अपनी बात दोहराई, शिल्पी क्या हम अंदर आ सकते हैं? लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। तब वीर ने अंतरा से कहा, तुम अंदर जाकर देखो। अंतरा ने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चली गई। अंतरा ने शिल्पी को आवाज दी, शिल्पी कहाँ हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। तब अंतरा ने वॉशरूम नॉक किया, लेकिन वॉशरूम का दरवाजा भी खुला हुआ था। जब अंतरा ने वॉशरूम के अंदर जाकर देखा तो भीतर कोई नहीं था। तभी अंतरा ने दरवाजे पर खड़े आर्यन और वीर को आवाज लगाई, वीर, आर्यन जल्दी भीतर आओ। दोनों लड़के भागते हुए अंदर आए और अंतरा से पूछा, क्या हुआ और शिल्पी कहाँ है? अंतरा ने बाथटब की तरफ इशारा किया। आर्यन और वीर ने जब बाथटब की तरफ देखा तो इधर अनंत चलते चलते बहुत थक गया था और रेगिस्तान की धूप से उसे बहुत ज्यादा प्यास भी लग रही थी। थकान के कारण अनंत की आंखें बंद होने लगी थी। तभी अनंत ने उस बुढ़िया से कहा, दादी साहब मैं और नहीं चल सकता, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और प्यास भी। इसी के साथ अब थकान के कारण मेरी आंखें अब बंद होने लगी है, इससे ज्यादा अब मैं नहीं चल सकता। इतना कहकर अनंत वही रेत पर बैठ गया और अपने बैग से पानी का बोतल निकाला और पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद अनंत ने उस बुढ़िया की तरफ बोतल करते हुए बोला, ये लीजिए दादी साहब, आप भी थोड़ा पानी पी लीजिए। बुढ़िया ने अनंत को मना करते हुए कहा, नहीं हुकुम, मैं तो खाली अपने कुएं का पानी ही पी हूँ। उद्धरण चिन्ह। बुढ़िया के मना करने पर अनंत ने अपनी पानी की बोतल अपने बैग में रखा और रेत पर ही लेट गया। लेटे ही अनंत को नींद आने लगी। जैसे ही अनंत ने अपनी आंखें बंद की तभी उस बुढ़िया ने अनंत को झकझोरते हुए कहा, हुकुम तने आ बड़ी ये पे आ की मात्रा क्यों सुस है? ओ देखिए ओ सामने मारो गांव वानियो चालो। बुढ़िया की बात सुनकर जन अनंत ने सामने देखा तो उससे कुछ टूटे फूटे मकान दिखाई देने लगे, जिसे देखकर अनंत बहुत ही हैरान हो गया, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जब उसने सामने देखा था तो उसे रेत के सिवा कुछ दिखी नहीं दे रहा था। CH83 किसने लिखा होगा? कुछ टूटे फूटे मकान दिखाई देने लगे, जिसे देखकर अनंत बहुत ही हैरान हो गया, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जब उसने सामने देखा था तो उसे रेत के सिवा कुछ दिखी नहीं दे रहा था। अनंत ने बुढ़िया से कुछ पूछना चाहा, लेकिन वो बिना कुछ कहे ही वहां से आगे चली गई। अनंत को न चाहते हुए भी उसके पीछे जाना पड़ा। चलते चलते वो बुढ़िया एक पेड़ के पास रुकी। अनंत भी वहां पर आकर रुक गया। तभी बुढ़िया ने कहा, तने इधर ही रुको सह, मैं तने वास्ते कुछ खाने को लाऊसू। इतना कहकर बुढ़िया पास के एक झोपड़े में चली गई। अनंत वही पेड़ के नीचे लगी एक खाट पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में एक आदमी अनंत के पास एक मिट्टी के घड़े में कुछ लेकर आया। अनंत उधर गांव के आसपास की चीजों और जगहों को निहार रहा था। तभी वो आदमी आते ही बिल्कुल डरावनी और भरी आवाज में बोला, ए लो हुकुम खा लो, माँ सह ने तारो वास तो खाना भेजो से। अचानक से इतनी भरी आवाज सुनकर अनंत थोड़ा घबरा गया और झटके से पीछे मुड़ा।
पीछे मुड़कर जब अनंत देखा तो एक 30 से 35 साल का आदमी लाल राजस्थानी पगड़ी और धोती और कुर्ते में खड़ा था, और उसके एक हाथ में केले का पत्ता और दूसरे हाथ में एक मिट्टी का बर्तन था। अनंत वापस से आकर खाट पर बैठ गया। उस आदमी ने अनंत को पानी दिया। अनंत हाथ धोकर खाने बैठ गया। अनंत ने उस आदमी से पूछा, भाई साहब वो बूढ़ी दादी कहाँ चली गई? उनको भी बुलाए, उन्हें भी तो भूख लगी होगी, हम दोनों एक साथ दूर से चलकर आ रहे हैं। अनंत की बात पर इस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। अनंत ने उस आदमी से फिर पूछा, भाई साहब। अनंत अभी आगे कुछ पूछे उससे पहले ही उस आदमी ने कहा, वो खा लेवेगी, तने ज्यादा चिंता करो ना। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर अनंत कुछ नहीं कह पाया और चुपचाप खाने बैठ गया। उस आदमी ने अनंत के आगे केले का पत्ता बिछाया और उस पर चावल डाला। अनंत ने उस आदमी से पूछा, भाई साहब इसमें दाल है या सब्जी? इस पर उस आदमी ने कहा, मांस है हुकुम। इतना कहकर उस आदमी ने अनंत को वो मिट्टी की हांडी पकड़ा दी। जैसे ही अनंत ने बर्तन के अंदर कच्ची डाली और उससे मीट निकालकर अपने थाली में रखा ही था कि मांस को देखकर अनंत की जान सूख गई उसके थाली में एक। इधर हवेली में अंतरा डर के मारे एक कोन में खड़ी कांप रही थी। जब आर्यन और वीर बाथरूम आए तो उन्होंने अंतरा से पूछा, क्या हुआ, तुम चीखी क्यों? उद्धरण चिन्ह। अंतरा ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और अपने हाथ से बाथटब की तरफ इशारा कर रही जान आर्यन और वीर ने बाथटब की तरफ देखा तो वो दोनों भी घबरा गए। बाथटब में लाल रंग का पानी भरा हुआ था जिससे लगातार बहुत तेज बदबू आ रही थी। उस बदबू से पता चल रहा थी शायद वो पानी नहीं बल्कि खून था। वीर और आर्यन ने अंतरा को शांत कर ही रहे थे कि तभी अंतरा की नजर बाथरूम की मिरर पर पड़ी। मिरर को देखकर अंतरा और ज्यादा चीखने लगी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि हवेली के बाहर काम कर रहे त्रिभुवन काका और सुरेखा काकी भी भागते हुए हवेली में आ गए। सोनल भी अंतरा की चीख सुनकर इतना डर गई कि वो अपने दर्द को भूलकर बाहर जाने की कोशिश करने लगी। जैसे ही सोनल अपने कमरे से बाहर आए तो उसने देखा कि त्रिभुवन काका और सुरेखा काकी दोनों सीढ़ियों से ऊपर भागते हुए चले आ रहे। जब सुरेखा काकी ने सोनल को कमरे से बाहर देखा तो वो उसे संभालने लगी। इधर त्रिभुवन काका जल्दी से शिल्पी के रूम में पहुंच गए। जब उन्होंने वहां जाकर अंतरा, वीर और आर्यन से पूछा कि क्या हुआ तो वीर ने मिरर की तरफ इशारा किया। जब त्रिभुवन काका ने मिरर में देखा तो उनके होश भी उड़ गया। तब तक सोनल और सुरेखा काकी भी वहां पर आ गए। जब सोनल ने मिरर को देखा तो वो बेहोश होकर गिर गई। मिरर पर एक मैसेज था जिसमें लिखा हुआ था, मौत से किसी यारी है, आज तेरे दोस्त की तो कल तुम सबकी बारी है। आर्यन से सोनल को अपने गोद में उठाया और उसके कमरे में ले गया। मैसेज पढ़ने के बाद से पूरी हवेली में सन्नाटा पसर गया था। थोड़ी देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा। तब अंतरा ने उस सन्नाटे को चीरते हुए कहा, हमें जल्द जल्द शिल्पी और अनंत को ढूंढना पड़ेगा। अंतरा की बात सुनकर वीर ने कहा, अंतरा बिल्कुल सही कह रही है, हमें उन दोनों को ढूंढना होगा। तब तक त्रिभुवन काका वैद्य जी को लेकर आ गए। वैद्य जी ने थोड़ी देर सोनल की जांच की और कहा, दिखाए इनकी हालत दिन प्रतिदिन और ज्यादा खराब होती जा रही है। इनका ध्यान तब तक रखिए जब तक इनकी आत्मा इनका शरीर न छोड़ दे। इतना कहकर वैद्य जी वहां से चले गए। तभी आर्यन ने कहा, अंतरा तुम सोनल के पास रहो और इसका ध्यान रखो। वीर तू शिल्पी को ढूंढने जा और मैं अनंत को ढूंढता हूँ। उद्धरण चिन्ह। तभी वीर ने कहा, नहीं मैं अनंत को ढूंढता हूँ और तुम और त्रिभुवन काका शिल्पी को ढूंढो। इस पर आर्यन ने कहा, नहीं तुम शिल्पी को ढूंढोगे। वीर ने अंतरा की तरफ देखते हुए आर्यन से कहा, नहीं यार, तुम्हारी जान ज्यादा कीमती है, तुम किसी की अमानत हो। अभी वीर की बात खत्म भी नहीं हुई थी तभी अंतरा ने वीर की बात को बीच में काटे हुए कहा, तुम दोनों ये बकवास डिस्कशन बंद करोगे। उद्धरण चिन्ह। अंतरा का गुस्सा देखकर आर्यन और वीर को अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों ने एक साथ कहा, सॉरी। तभी अंतरा ने कहा, लिसन गाइस, हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इसलिए हम लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुसीबत चाहे एक पर आए या सब पर हमें साथ मिलकर लड़ना है। इसलिए पहले जाओ अनंत और शिल्पी को ढूंढो, बाकी बातें बाद में करते हैं, गो। अंतरा की बात से आर्यन और वीर दोनों सहमत ही हुए और आर्यन अनंत को ढूंढने और वीर शिल्पी को ढूंढने चला गया। CH85 हम है ना। आओ सुंदरियों, मुझे स्नान करो और मेरे साथ जल क्रीड़ा करो। तभी एक लड़की अपने हाथों में एक ग्लास लेकर आए और उससे उस आदमी के मुंह से लगा दिया। वो व्यक्ति भूखे कुत्ते की तरह वो पेय पदार्थ पी रहा था, जिसके कारण वो पेय पदार्थ उसके कपड़ों पर भी गिरा, जिसकी महक से पता चल रहा था कि वो पेय पदार्थ शराब थी। अनंत ने देखा कि वो आदमी एक के बाद एक शराब पिए जा रहा था। जब उसने लगभग 10 से 12 ग्लास शराब पी ली तो उसके बाद दो लड़कियों ने उस आदमी के कपड़े उतारे और अर्धनग्न अवस्था में वो आदमी जलकुंड में उतर गया। उसके पानी में जाते ही उस तालाब के आसपास खड़ी कई लड़कियों ने भी अपने कपड़े उतारे और अर्धनग्न अवस्था में वो भी पानी में उतर गई। अनंत ये सब देख रहा था। अभी वो सोच ही रहा था कि ये सब क्या हो रहा है कि तभी वहां पर अचानक से सब पहले की तरह हो गया। वहां से वो सारी कन्याएं गायब हो गई। जलकुंड से गुलाब की सारी पंखुड़ियां और वो इत्र की खुशबू भी सब कुछ वहां से गायब हो गया और चारों तरफ मकड़ी के जाले और धूल ही धूल दिखाई देने लगा। अनंत ये सब देखकर डर गया और वहां भागने लगा। अनंत भागते हुए उस कमरे से निकलकर एक दूसरे कमरे में घुस गया जो उस कमरे से भी बड़ा था। अनंत बिल्कुल बेसुध होकर भागे जा रहा था। भागते भागते अनंत बहुत सारे कमरे से गुजर रहा था, लेकिन उसने क्या था और वो खुद कहाँ है इसकी खबर उसे नहीं थी। धीरे धीरे अब शाम होने लगी थी, जिसके कारण अनंत को महल के भीतर देखने में अब थोड़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन फिर भी वो बस भागे जा रहा था और जल्द से जल्द महल से बाहर जाना चाहता था। तभी अनंत का सर किसी चीज से टकराया और वो नीचे गिर गया। अनंत के नीचे गिरते ही किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जमीन पर घसीटना शुरू कर दिया।
उधर कुंतलगढ़ हवेली में आर्यन और वीर थककर खाली हाथ वापस आ गए। शाम होने लगी थी और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था। आर्यन और वीर के आते ही अंतरा भागते हुए उनके पास गई और आर्यन से पूछा, अनंत कहाँ है? अंतरा के सवाल पर आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। अंतरा ने इस बार वीर से पूछा, शिल्पी कहाँ है? वीर ने भी कोई जवाब नहीं दिया। उन दोनों को चुप देखकर अंतरा खुद हवेली के बाहर देखने आ गई। बाहर कोई भी था। अंतरा वापस अंदर आए और उन दोनों पर गुस्सा होते हुए बोली, मैंने पूछा अनंत और शिल्पी कहाँ है? तुम दोनों कुछ बोलते क्यों नहीं हो? वीर ने अंतरा को शांत करते हुए कहा, अंतरा पहले तुम शांत हो जाओ, हम शांति से बात करते हैं ना। उद्धरण चिन्ह। अंतरा और जोर से चिल्लाए हुए बोली, क्या शांति से बात करोगे तुम लोग? तुम दोनों के लटके चेहरे ही बता रहे हैं कि तुम लोग उनको नहीं ढूंढ पाए। मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ घूमने आई थी, मुझे क्या पता था कि यहाँ मेरे सारे दोस्त ही गुम हो जाएंगे। इतना कहकर अंतरा जोर जोर से रोने लगी। तभी पीछे से शिल्पी की आवाज सुनाई दी, क्या हो गया अंतरा, तुम इतना रो क्यों रही हो? शिल्पी की आवाज सुनकर अंतरा के चेहरे पर एक खुशी आ गई और वो भागते हुई जाकर शिल्पी के गले से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। शिल्पी ने अंतरा को संभालते हुए उससे पूछा, चुप हो जाओ पहले और आराम से बताओ कि क्या हो गया, बताओ मुझे। इस पर पीछे से आर्यन ने कहा, अनंत और तुम जो सुबह से गायब हो इसलिए वो रो रही है। आर्यन की बात सुनकर शिल्पी ने अंतरा को चुप कराते हुए बोली, मैं तो लाइब्रेरी गए थे और अनंत मेरे साथ नहीं था। मैं अकेले ही गई थी, सब सो रहे थे इसलिए बिना किसी को बताए ही चली गई, लेकिन मैंने एक नोट तो छोड़ा था, नहीं मिला क्या? इस पर वीर ने कहा, अगर मिल जाता तो हम लोग तुम्हें ढूंढते ही क्यों? तभी शिल्पी ने कहा, ओ कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ ना, सॉरी, अब ऐसे कहीं नहीं जाऊंगी, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। शिल्पी ने चारों तरफ अपनी नजर घूमते हुए बोली, अनंत कहाँ है? सोनल के साथ है क्या? शिल्पी का सवाल सुनकर आर्यन, वीर और अंतरा तीनों चुप हो गए। शिल्पी ने फिर से कहा, फ्रेंड्स अनंत कहाँ है? इस पर त्रिभुवन काका ने कहा, छोटे मालिक तो उस महल में गए हैं। त्रिभुवन काका की बात सुनकर शिल्पी को अनंत की चिंता होने लगी। शिल्पी तुरंत ही अपना बैग रखा और हवेली से बाहर जाने लगी। तभी वीर ने शिल्पी से कहा, कहाँ जा रही हो शिल्पी? वीर की बात पर शिल्पी ने कहा, अनंत को ढूंढने जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर शिल्पी ने झटके से हवेली का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। वीर, आर्यन और अंतरा ने शिल्पी का रास्ता रोकते हुए कहा, हमें अनंत को बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। शिल्पी भड़कते हुए बोली, हाँ वो नहीं मिला और तुम लोग वापस आकर घर में बैठ गए। वाह क्या दोस्ती निभाई है तुम लोगों ने, शानदार। इतना कहकर शिल्पी उन्हें हटाते हुए आगे चली गई। शिल्पी के आगे जाते ही अंतरा शिल्पी के सामने फिर से जाकर खड़ी हो गई और बोली, मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। शिल्पी ने बिना कुछ कहे ही अंतरा का हाथ पकड़ा और जाने आर्यन और वीर भी उनके पीछे आने लगे। जैसे ही वो लोग हवेली के गार्डन तक ही पहुंचे थे कि वीर मुंह के बल नीचे गिर। अंधेरा हो गया था और बाहर अभी तक किसी ने लाइट ऑन नहीं की थी, इसलिए गार्डन में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वीर जैसे ही नीचे गिर उसने गार्डन के मालिक को कोसते हुए कहा, एक काम ढंग से नहीं करता है कोई, ये देखो गार्डन की सफाई करके कचरे की बोरी को बीच में ही रख दिया। इतना कहकर वीर ने उस बोरी पर एक लात मारी और उठकर खड़ा हो गया। शिल्पी ने तुरंत अपने मोबाइल का टॉर्च जलाया और देखा तो वो चारों हैरान हो गए क्योंकि उनके सामने कोई बोरी नहीं बल्कि अनंत अधमरा सा पड़ा हुआ था। शिल्पी ने जल्दी से अनंत का सर उठाकर अपने गोद में रख लिया और उसके गालों को सहलाने लगी और बार बार अनंत से कहने लगी, अनंत क्या हुआ? तुम उठो अनंत, उठो प्लीज अनंत, उठ जाओ ना, आई प्रॉमिस यू फिर कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, प्लीज उठ जाओ। शिल्पी के इतना कहने के बाद भी अनंत नहीं उठ रहा था। तभी अंतरा ने कहा, हम अनंत को अंदर लेकर जाते हैं और आर्यन तुम डॉक्टर को लेकर आओ। आर्यन बिना कुछ कहे ही भागते हुए गाड़ी के पास गया और गाड़ी लेकर पास के गांव से जो लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर था वहां डॉक्टर को लेने चला गया। इधर वीर, अंतरा और शिल्पी ने अनंत को हवेली में लेकर गए और उसके कमरे में उसे लिटा दिया। अंतरा जल्दी से गई और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई। त्रिभुवन काका वैद्य जी को लेने गांव में चले गए और वीर जल्दी से पानी गर्म करके ले आया। शिल्पी की आंख बिल्कुल भर गई थी। अंतरा और वीर ने अनंत के घावों को साफ करना शुरू किया। तभी शिल्पी ने अंतरा से भरी हुई आवाज में पूछा, अंतरा सोनल के पास कौन है? अंतरा ने शिल्पी को जवाब देते हुए कहा, सोनल के पास उसकी देखभाल के लिए रुरेखा काकी है। तभी त्रिभुवन काका वैद्य जी को लेकर आ गए। वैद्य जी ने अनंत के सारे घाव को साफ किया और घाव को जल्दी भरने वाला लेप लगा दिया और वहां से चले गए। थोड़ी ही देर में आर्यन भी डॉक्टर को लेकर आ गया। CH86 यार आवाज कैसी है? वैद्य जी ने अनंत के सारे घाव को साफ किया और घाव को जल्दी भरने वाला लेप लगा दिया और वहां से चले गए। थोड़ी ही देर में आर्यन भी डॉक्टर को लेकर आ गया। डॉक्टर ने भी अनंत को दवाइयां दी और वहां से चला गया। कुछ ही घंटों में अनंत को होश आ गया। जब अनंत की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो अपने कमरे में था। अनंत ने आसपास नजर घुमाई तो देखा कि अकेला ही रूम में था। अनंत को अपने पीठ पर काफी दर्द महसूस हो रहा था। अनंत उठकर बाहर जाना चाहता था, इसलिए उसने उठने की कोशिश की। धीरे धीरे अनंत जैसे ही उठकर बैठ तो उसकी नजर बेड के सामने लगी मिरर पर पड़ी, जिसमें अनंत को शिल्पी का रिफ्लेक्शन बिल्कुल ही क्लियर दिखाई दे रहा था। जैसे ही अनंत की नजर शिल्पी रिफ्लेक्शन पर गई वो जल्दी से पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि सच में शिल्पी उसके सिरहाने में बैठी हुई है और दीवार पर सिर टिकाकर सो रही थी। शिल्पी को अपने इतने करीब देखकर अनंत का सारा दर्द गायब हो गया। अनंत मंद मुस्कुराहट के साथ शिल्पी को बस देख रहा था। सोते हुए शिल्पी बेहद खूबसूरत लग रही थी और उसके चेहरे पर एक पतली सी लट जो उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहा था। अनंत उसे देखने में इतना बिजी था कि उसे ये पता भी नहीं चला कि कब
आर्यन, अंतरा और वीर उनके कमरे में आ गए। उनको ऐसे देखकर आर्यन ने जोर से खांसा, जिसके कारण अनंत भी अपने सपनों की दुनिया से बाहर आ गया और शिल्पी भी जाग गई। जब शिल्पी ने अनंत को उठा हुआ देखा तो उसने अनंत से कहा, सॉरी तुम कब उठे, मैंने तो देखा ही नहीं, अब कैसे लग रहा, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है ना। अनंत कुछ कहता उससे पहले ही आर्यन ने कहा, नहीं वो ठीक है। तभी अंतरा ने कहा, चलो सब खाना लग गया है। शिल्पी और अंतरा पहले ही आगे चले गए। आर्यन और वीर अनंत को लेकर आए, सबने मिलकर खाना खाया और सोनल के रूम में चले गए। जब सोनल ने अनंत को इस हालत में देखा तो सोनल से रहा नहीं गया और उसने अनंत से कहा, अनंत मैं जानती हूँ कि तुम लोग मुझे बचाना चाहते हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए प्लीज छोड़ दो ये सब, मुझे मर जाने दो, वैसे भी मैंने अपनी मौत स्वीकार ली है। सोनल को बात सुनकर कोई कुछ नहीं कह पा रहा था। तभी अंतरा ने कहा, रात हो गई है, सब लोग जाकर सो जाओ, हम कल सोचेंगे कि क्या करना है, ठीक है जाओ। उद्धरण चिन्ह। अंतरा की बात सुनकर सब अपने अपने कमरे में जाने लगे। तभी वीर ने कहा, अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम बॉयज भी यही सो जाते हैं, आई थिंक कि इस समय हमें साथ रहना चाहिए। आर्यन ने भी वीर की बात में सहमति दिखाई, जिस कारण से शिल्पी ने कहा, ठीक है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी वीर और आर्यन ने जल्दी से जाकर गद्दा ले आए। रात के 2 बज रहे थे। तभी शिल्पी की नींद खुली। जब शिल्पी ने घड़ी देखा तो देखा कि रात के 2 बज रहे हैं। उसने पानी पिया और जैसे ही लेटने वाली थी कि उसकी नजर लड़कों के बेड पर पड़ी, जहां आर्यन और वीर तो थे लेकिन अनंत वहां नहीं था। अनंत को वहां ना देखकर शिल्पी को थोड़ी चिंता हुई, इसलिए वो अपने जगह से उठी और अनंत को ढूंढने लगी। वो बाथरूम गई और हल्के से दूर नॉक किया, लेकिन ये क्या, बाथरूम का दरवाजा तो खुला हुआ था। शिल्पी ने धीमे स्वर में आवाज लगाई, अनंत क्या तुम अंदर हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तब शिल्पी ने अंदर देखा तो भीतर कोई भी नहीं था। शिल्पी जैसे ही बाथरूम से बाहर निकली तो उसने देखा कि रूम का दरवाजा खुला हुआ था। शिल्पी समझ गई को शायद अनंत बाहर गया है। शिल्पी अनंत को ढूंढते ढूंढते बाहर आ गई और हर जगह ढूंढने लगी। शिल्पी ने आसपास हर जगह देख लिया लेकिन अनंत कहीं नहीं मिला। तब शिल्पी अनंत को ढूंढते हुए किचन चली गई, लेकिन अनंत वहां भी नहीं मिला। अनंत के कहीं पर भी न मिलने के कारण शिल्पी बहुत परेशान हो गई और वो वीर और आर्यन को बुलाने रूम में गई। जब शिल्पी ने सबको सोते हुए देखा तो उसका मन उन्हें परेशान करने का नहीं किया, इसलिए अब शिल्पी ने अकेले ही अनंत को ढूंढने का मन बनाया और वहां से अपने रूम में आ गई। जैसे ही शिल्पी अपने रूम में घुसी तो उसने देखा कि उसके रूम का सारा सामान बाहर बिखरा हुआ था और अनंत उसके बैग्स को खोलकर कुछ ढूंढ रहा था। जब शिल्पी ने ये सब देखा तो उसने पीछे से कहा, क्या कर रहे हो तुम? शिल्पी की आवाज सुनकर अनंत डर गया और झटके से पीछे मुड़ा। शिल्पी उसे शक भरी निगाहों से देख रही थी। अनंत ने झिझकते हुए कहा, वो मैं। शिल्पी ने गुस्से से कहा, वो क्या, बोलो क्या ढूंढ रहे थे मेरे बैग में? अनंत ने सफाई देते हुए कहा, शिल्पी जैसे तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे बैग से बुक लेने आया था, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि बुक ही पढ़ लूं। शिल्पी ने शक करते हुए कहा, अनंत सच बताओ, क्योंकि इस हवेली में एक बहुत बड़ा सा स्टडी रूम है जिसमें न जाने कितने किताब होंगे, फिर भी तुम मेरे बैग में बुक ढूंढ रहे हो। इस पर अनंत ने कहा, मैं सच ही कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारी वो बुक चाहिए थी जो भूत प्रेत पर लिखी हुई है, और वैसे बुक तुम्हारे पास होते हैं इसलिए मैं यहाँ आया, स्टडी रूम में नहीं। उद्धरण चिन्ह। शिल्पी ने कहा, तुम्हें वो बुक क्यों चाहिए थी, और अगर तुम्हें वो बुक चाहिए भी तो तुमने मुझे क्यों नहीं कहा? शिल्पी को समझाते हुए अनंत बोला, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं कहा क्योंकि तुम अभी सो रही थी और मैं तुम्हें अभी परेशान नहीं करना चाहता था, मैं सच कह रहा हूँ। शिल्पी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसे ऐसा लगा कि खिड़की से उन्हें कोई देख रहा हो। जैसे ही शिल्पी खिड़की के पास पहुंची तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। अनंत ने शिल्पी से पूछा, क्या हुआ, तुम बाहर क्या देख रही हो? इस पर शिल्पी ने कहा, कुछ नहीं, वो बुक सोनल के रूम में ही है, चलो दे देती हूँ। इतना कहकर शिल्पी और अनंत दोनों सोनल के रूम की तरफ चले गए। वो लोग अभी रूम तक पहुंचे ही थे कि तभी उन्हें किसी की रोने डरावनी आवाज सुनाई देने लगी। आवाज सुनकर अनंत ने शिल्पी से कहा, शिल्पी क्या तुम्हें किसी की रोने की आवाज सुनाई दे रही है? शिल्पी भी गौर करते हुए बोली, हाँ ये रोने की आवाज मुझे भी सुनाई दे रही है, लेकिन कहां से? इस पर अनंत ने कहा, चलो देखते हैं। CH87 अनंत की कॉफी। वो लोग अभी रूम तक पहुंचे ही थे कि तभी उन्हें किसी की रोने डरावनी आवाज सुनाई देने लगी। आवाज सुनकर अनंत ने शिल्पी से कहा, शिल्पी क्या तुम्हें किसी की रोने की आवाज सुनाई दे रही है? शिल्पी भी गौर करते हुए बोली, हाँ किसी के रोने की आवाज तो मुझे भी सुनाई दे रही है। इस पर अनंत ने कहा, चलो देखते हैं। अनंत और शिल्पी उस आवाज के पीछे चलने लगे। चलते चलते उन्हें पता चला कि वो आवाज बाहर बगीचे से आ रही है। अनंत ने दरवाजा खोला और दोनों हवेली से बाहर चले गए। शिल्पी और अनंत ने पूरा बगीचा देख लिया लेकिन उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। तभी अचानक से वो आवाज आनी बंद हो गई, जिस कारण से शिल्पी और अनंत को न ही ये पता चला कि वो आवाज कहां से आ रही थी और न ही ये कि वो आवाज किसकी थी। आवाज बंद होने के बाद भी वो लोग कुछ देर तक बगीचे में रुके हुए थे, लेकिन अब किसी तरह की कोई हलचल नहीं हो रही थी और न ही कोई आवाज ही आ रही थी। तभी शिल्पी ने अनंत से कहा, अंदर चलो, अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। दोनों साथ साथ अंदर जा रहे थे कि तभी शिल्पी को याद आया कि आज अनंत भी उन्हें बगीचे में ही मिला था। इसलिए शिल्पी ने अनंत से पूछा, अनंत तुम्हें ये चोट कैसे आई? अनंत ने झिझकते हुए कहा, मुझे नहीं पता। शिल्पी उसकी झिझक देखकर समझ गई कि अनंत उसे कुछ छिपा रहा है। शिल्पी ने फिर कहा, अनंत सच बताओ कि तुम्हें ये चोट कैसे आई? अनंत चिढ़ते हुए कहा, बोला ना मुझे नहीं पता।
अनंत के ऐसे व्यवहार से शिल्पी को बहुत बुरा लगा, जिस कारण शिल्पी बिना कुछ कहे ही वहां से हवेली के अंदर चली गई। शिल्पी के जाते ही अनंत को ये रियलाइज हुआ कि उसे शिल्पी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी और उसे अपने इस तरह के व्यवहार के लिए शिल्पी से माफी मांगनी चाहिए। शिल्पी को सॉरी बोलने के लिए अनंत जल्दी से अंदर चला गया और सीधा शिल्पी के रूम में गया, लेकिन शिल्पी अपने रूम में नहीं थी। शिल्पी को उसके रूम में ना पाकर अनंत जल्दी से सोनल के रूम में गया, जहां पर शिल्पी बेड पर बैठी हुई थी। अनंत ने शिल्पी के पास जाकर कहा, शिल्पी मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज थोड़ी देर के लिए बाहर आओ ना। शिल्पी बिना कुछ कहे ही अपने चेहरा ढककर सो गई। अनंत ने फिर धीरे से कहा, शिल्पी प्लीज, आई एम रियली वेरी सॉरी। अनंत की बात सुनकर शिल्पी ने कहा, अनंत प्लीज यहाँ से चले जाओ, मुझे सोने दो। अनंत जानता था कि शिल्पी उससे नाराज हो गई है और शिल्पी को कैसे मानना है, अनंत ये बहुत अच्छे से जानता था। अनंत बिना कुछ कहे ही वहां से चला गया। अनंत के जाते ही शिल्पी ने अपने मुंह पर से हल्की सी चादर हटाई और देखने की कोशिश करने लगी कि अनंत कहाँ है। जब शिल्पी ने देखा कि अनंत रूम में नहीं है तो शिल्पी उठाकर बैठ गई और इधर उधर अनंत को ढूंढने लगी। जब अनंत उसे कमरे में नहीं मिला तो वो उसे ढूंढने कमरे से बाहर चली गई। जैसे ही शिल्पी सीढ़ियों से नीचे आने लगी तो उसे किचन की लाइट जलती हुई दिखी। दबे पांव शिल्पी किचन के दरवाजे पर जाकर चुपचाप खड़ी हो गई और छिपकर अनंत को देखने लगी कि वो आखिर कर क्या रहा। अनंत किचन में शिल्पी के लिए कॉफी बना रहा था। शिल्पी चाहे कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, अनंत के हाथ की कॉफी पीते ही उसका गुस्सा बिल्कुल गायब हो जाता था, इसलिए अनंत शिल्पी के लिए कॉफी बना रहा था। कुछ ही देर में अनंत की कॉफी बनकर तैयार हो गई और अनंत उसे लेकर शिल्पी के पास जाने के लिए निकला। शिल्पी जल्दी से वापस रूम में चली गई। अनंत रूम में आते ही धीरे से शिल्पी के कान के पास जाकर कहा, आई एम सॉरी शिल्पी, बट आई नो कि तुम जाग रही हो, सो प्लीज उठो और बालकनी में चलो, मैंने तुम्हारे लिए कॉफी बनाई है। इतना कहकर अनंत वहां से चला गया। शिल्पी ज्यादा देर तक अनंत से नाराज नहीं रह सकती थी, इसलिए वो उठी और जल्दी से बालकनी में चली गई। अनंत जानता था कि शिल्पी जरूर आएगी, इसलिए अनंत अपने हाथ में कॉफी मग लेकर बालकनी में खड़ा शिल्पी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही शिल्पी वहां आए, अनंत ने कॉफी मग शिल्पी को देते हुए कहा, सॉरी। शिल्पी बिना कुछ कहे ही अनंत के हाथ से कॉफी लेकर पीने लगी। जैसे ही शिल्पी ने कॉफी पी, उसका सारा गुस्सा मानो गायब सा हो गया, लेकिन फिर भी शिल्पी ने थोड़ा रूडली कहा, इस वक्त कॉफी क्यों बनाई? अनंत ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कॉफी पीने का मन हो रहा था इसलिए। शिल्पी ने कहा, तो अकेले ही पी लेते, मुझे क्यों बुलाया? उद्धरण चिन्ह। अनंत बड़े प्यार से बोला, सच में तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? शिल्पी ने अनंत से नजरें चुराते हुए कहा, नहीं। अनंत ने बड़बड़ाते हुए कहा, हाँ तुम्हें क्यों ही पता होगा, अगर होता तो एक ही मग से कॉफी ना पी रहे होते। शिल्पी अपने भावों को ऊपर चढ़ते हुए बोली, तुमने कुछ कहा? अनंत ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, लेकिन बस ये कहना था। सॉरी, मुझे ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था, वंस अगेन सॉरी। शिल्पी ने एक प्यारी से मुस्कुराहट के साथ कहा, इट्स ओके बट बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। अनंत ने अपने दोनों कान पकड़कर कहा, पक्का अब कभी नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। तभी शिल्पी गंभीर होते हुए बोली, सच बताओ तुम्हें ये चोटें कैसे आई? पहले तो अनंत ने बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन शिल्पी के सामने उसकी एक ना चली। अनंत ने शिल्पी को सच बताते हुए कहा, वो आज मैं उस पुराने महल में जा रहा था, लेकिन रास्ते में मेरे साथ बहुत अजीबोगरीब से हादसे हुए। इतना कहकर अनंत ने आज की पूरी घटना विस्तार से शिल्पी को बता दिया। अनंत की बात पूरी होने के बाद शिल्पी ने अनंत से कहा, तुम तो उस महल में बेहोश हुए थे, तो यहाँ हवेली तक आए कैसे? इस पर अनंत ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ यार, मुझे नहीं पता, तुम्हारी कसम। अनंत की पूरी बात सुनकर शिल्पी ने कहा, मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी है। उद्धरण चिन्ह। CH88 अगली अमावस। इस पर अनंत ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ यार, मुझे नहीं पता, तुम्हारी कसम। अनंत की पूरी बात सुनकर शिल्पी ने कहा, मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी है। इतना कहकर शिल्पी वहां से जाने लगी। शिल्पी को जाता देख अनंत बिल्कुल हैरान हो गया और उसके सामने जाकर कहा, अब क्या हो गया यार? सॉरी कहा ना, फिर से कहूँ क्या? सॉरी लो कह दिया, अब तो बताओ क्या हुआ? इस पर शिल्पी ने कहा, मैं तुमसे इसलिए बात नहीं करूंगी क्योंकि तुम जब उस पुराने महल में जाने वाले थे तो मुझे बताया क्यों नहीं? इस पर अनंत ने जवाब दिया, मैं आप किसी की भी जान खतरे में नहीं डालना चाहता हूँ। अनंत की इस बात को सुनकर शिल्पी को इतना गुस्सा आया कि उसने अनंत को एक जोरदार थापड़ मारा और बोली, दोबारा ऐसा मत बोलना। इतना कहकर शिल्पी वहां से चली गई। अनंत समझ गया था कि शिल्पी ने उसे थापड़ क्यों मारा था। अनंत भी अपना गाल सहलाते हुए रूम में जाकर सो गया। अभी सुबह के 6 बज रहे थे और शिल्पी स्टडी रूम में कुछ ढूंढ रही थी, तभी वहां पर अनंत आया और आते ही शिल्पी से कहा, गुड मॉर्निंग। शिल्पी बिना अनंत की तरफ देखे ही बोली, गुड मॉर्निंग। शिल्पी के रूखे जवाब ने अनंत को यह बता दिया कि शिल्पी अभी भी उससे नाराज है। शिल्पी बहुत ही गंभीरता से यहाँ वहां कुछ ढूंढ रही थी। जैसे ही शिल्पी अनंत के सामने से गुजरी, अनंत ने शिल्पी का हाथ पकड़ लिया और अपने घुटने पर बैठते हुए बोला, शिल्पी कल रात के लिए सॉरी। शिल्पी ने अनंत को नीचे से उठाकर चेयर पर बिठाते हुए बोली, अनंत मैंने तुम्हें कल थापड़ इसलिए नहीं मारा कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए मारा था क्योंकि तुमने हमारी दोस्ती में तुम्हारा और मेरा लेकर आ गए। अनंत हम सब दोस्त है और दोस्तों में मेरा तुम्हारा नहीं होता। उद्धरण चिन्ह। शिल्पी की बात सुनकर अनंत की आंखों में आंसू आ गए और भारी आवाज में अनंत ने कहा, तो तुम ही बताओ शिल्पी, मैं क्या करूं, कैसे बचाओ अपने दोस्तों को? अनंत की बात सुनकर शिल्पी ने अनंत का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, अनंत हम दोनों हैं ना, हम मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे, मुझ पर बिलीव तो करते हो ना?
अनंत ने कहा, खुद से ज्यादा। अनंत और शिल्पी अभी बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर आर्यन आ गया। आर्यन को देखकर शिल्पी ने अनंत का हाथ छोड़ दिया। आते ही आर्यन ने कहा, शिल्पी, अनंत, तुम दोनों को सोनल ने बुलाया है। आर्यन की बात सुनकर अनंत और शिल्पी सोनल के रूम में गए जहां पर अंतरा सोनल को नाश्ता करा रही थी। शिल्पी सोनल के पास बैठे हुए बोली, सोनल, तुमने हमें बुलाया? सोनल ने खाना छोड़ते हुए कहा, हाँ, मुझे तुमसे और अनंत से एक जरूरी बात करनी है। इतना कहकर सोनल ने शिल्पी का हाथ पकड़ा और कहा, शिल्पी, अनंत, मैं जानती हूँ कि तुम सब लोग मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो और मैं भी तुम लोगों को खोना नहीं चाहती हूँ, लेकिन शायद किस्मत में तुम लोगों का साथ यहीं तक था, इसलिए आई रिक्वेस्ट यू और प्लीज यहाँ से चले जाओ और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, क्योंकि मेरी किस्मत में अब मौत लिखी हुई है। मेरे लिए तुम लोग अपनी जान क्यों दे रहे हो? उद्धरण चिन्ह। सोनल की बात सुनकर सभी के आंखों में पानी आ गया। तभी सोनल का हाथ थामते हुए शिल्पी ने सोनल से कहा, सोनल, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम हम लोगों के साथ वापस जरूर चलोगी। अभी तो हम दोनों को एक साथ अंतरा और आर्यन की शादी में एक साथ डांस करना है, आर्यन के जूते चुराने हैं और इस आर्यन से बहुत सारे पैसे भी तो लेने हैं। शिल्पी की बात सुनकर सभी के चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आई। तभी अंतरा ने कहा, हाँ, और तुम्हें और मुझे तो अभी शिल्पी को खूब परेशान करना है, जितना इसने हम दोनों को किया है, और इसकी और अनंत की शादी भी तो करनी है, हमें तेरे बिना कैसे होगा ये सब? शिल्पी और अंतरा की बात सुनकर वीर की आंखें भर गई। तभी अनंत ने वीर को गले लगाते हुए कहा, वीर, तू टेंशन मत ले, सोनल को कुछ नहीं होने देंगे हम सब ठीक हो जाएगा, हम सब एक साथ यहाँ से जाएंगे, तू बस हिम्मत रख। सभी की बात सुनकर वीर को थोड़ी हिम्मत मिली। तभी शिल्पी ने कहा, वीर, अंतरा, तुम दोनों सोनल का ध्यान रखो, हम लोग आते हैं। इतना कहकर शिल्पी ने अनंत और आर्यन को बाहर आने का इशारा किया। आर्यन और अनंत चुपचाप शिल्पी के पीछे कमरे से बाहर चले गए। बाहर आते ही शिल्पी रोने लगी, जिसे देखकर आर्यन ने कहा, क्या हुआ यार, अभी तो तू ठीक थी, अब क्या हो गया? आर्यन शिल्पी को हौसला देते हुए बोला, सब ठीक हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। अभी ये तीनों बात कर ही रहे थे कि तभी त्रिभुवन काका वहां आए और बोले, कुछ ठीक नहीं होगा आर्यन बाबू, ये शैतान का कहर है, इससे आज तक ना कोई बचा है और ना बचेगा। तभी अनंत ने त्रिभुवन काका की बात को बीच में काटे हुए कहा, आप कहना क्या चाहते हैं त्रिभुवन काका, साफ साफ बोलिए। इस पर त्रिभुवन काका ने कहा, छोटे मालिक, अमावस आज से ठीक 25 दिनों के बाद है और उस दिन सोनल बिटिया की मौत पक्की है और हम सबकी भी, इसलिए मैं कहता हूँ कि सोनल बिटिया को यहाँ छोड़कर आप सब यहाँ से शहर वापस चले जाए, ताकि आप सबकी जान बच सके। यहाँ रुककर और उस शक्ति से टकराकर क्यों आत्महत्या करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। त्रिभुवन काका की बात सुनकर शिल्पी ने कहा, त्रिभुवन काका, अभी हमारे पास 25 दिन है और सोनल को बचाने के लिए बहुत है। अगर आप हमारी मदद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम बातें तो अच्छी कीजिए। इतना कहकर शिल्पी अपने कमरे में चली गई। शिल्पी के पीछे आर्यन और अनंत भी शिल्पी के कमरे में चले गए। कमरे में आते ही शिल्पी ने दरवाजा बंद किया और कहा, गाइस, हम सब ये जानते हैं कि हमारे पास सिर्फ 25 दिन का ही समय है, जिसे हम यहाँ रुककर बर्बाद नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें जल्द जल्द उस श्राप के हल को ढूंढना है और उसे खत्म करना है। उद्धरण चिन्ह। इस पर आर्यन ने कहा, वो तो ठीक शिल्पी, लेकिन उस श्राप का तोड़ हम ढूंढेंगे कहाँ? इस पर शिल्पी ने कहा, आर्यन, तुम्हें याद है कि मैं कल पूरा दिन कहाँ थी? इस पर आर्यन ने कहा, हाँ, शायद लाइब्रेरी कहा था तुमने। शिल्पी ने कहा, बिल्कुल सही, मैं कल लाइब्रेरी ही गई थी। अभी शिल्पी की बात खत्म तक नहीं हुई थी कि बीच में अनंत बोल पड़ा, शिल्पी, तुम कल लाइब्रेरी क्यों गई थी? तभी शिल्पी ने कहा, बताती हूँ, मैं कल लाइब्रेरी इसलिए गई थी ताकि इस लड़ाई में सारी तैयारी पूरी कर सकूं। उद्धरण चिन्ह। शिल्पी की बात ना तो अनंत को समझ आई थी और ना ही आर्यन को। तभी आर्यन ने शिल्पी से कहा, यार प्लीज कुछ ऐसा बोल जो हम समझ सके। इस पर शिल्पी ने कहा, मैं कल लाइब्रेरी इसलिए गई थी ताकि मैं उस महल का इतिहास जान सकूं, यहाँ के लोगों के बीच प्रचलित दंतकथाओं को समझ सकूं, ये जान सकूं कि उनमें कितनी सच्चाई है। CH89 राणा चंद्रभान। इस पर शिल्पी ने कहा, मैं कल लाइब्रेरी इसलिए गई थी ताकि मैं उस महल का इतिहास जान सकूं, यहाँ के लोगों के बीच प्रचलित दंतकथाओं को समझ सकूं और ये जान सकूं कि उनमें कितनी सच्चाई है। शिल्पी को बात सुनकर अनंत ने बड़े ही कौतूहल से शिल्पी से पूछा, तो तुम्हें कुछ पता चला? आर्यन ने भी शिल्पी से यही पूछा था। आर्यन और अनंत की बात पर शिल्पी ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, यहाँ की लोक कथाएं और दंतकथा तो पता चल गई, लेकिन उस महल और वहाँ के इतिहास या वहाँ के लोगों के बारे में कुछ खास पता नहीं चला। अगर हम यहाँ के रानाओं के बारे में बात करें तो उस लाइब्रेरी में मुझे सिर्फ तुम्हारे दादाजी और उनके दादाजी का इतिहास मिला। इस पर अनंत ने कहा, मेरे दादाजी के दादाजी मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? इस पर शिल्पी ने बताया, उन किताबों में सिर्फ राणा बाज बहादुर के छोटे बेटे चंद्रभान का इतिहास लिखा हुआ है और उससे आगे सभी का। अनंत थोड़ा उलझते हुए बोला, मतलब हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा और डिटेल में बताओ ना। शिल्पी ने थोड़ा रुककर कहा, ओके ठीक है, सुनो। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर शिल्पी ने एक लंबी सांस ली और कहना शुरू किया, उस लाइब्रेरी में कुंतलगढ़ का जो इतिहास मुझे मिला वो बहुत पुराना नहीं था और उससे जो जानकारी मुझे मिली वो हमारे किसी काम की नहीं है। शिल्पी की बात सुनकर आर्यन ने कहा, यार वो तो ठीक है, लेकिन पहले ये तो बताओ कि उसमें लिखा क्या था? आर्यन की बात का अनंत ने भी समर्थन किया। शिल्पी थोड़ा रुककर बोली, वहां की ही हिस्ट्री बुक में मुझे अनंत के सिर्फ 5 पीढ़ी पूरा इतिहास ही मिला, जिसकी शुरुआत होती है राणा चंद्रभान के इंडिया वापस आने से। जब राणा चंद्रभान इंडिया वापस आए तो वो 35 साल के थे और उन्होंने हेमलता नाम की एक लड़की से शादी कर चुके थे। उनका एक 3 साल का बेटा भी था।
जिसका नाम था आदित्य राणा। राणा चंद्रभान कुंतलगढ़ से निकलने के बाद कहाँ गए और कहाँ रहे इसकी कोई हिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जब वो वापस आए तो एक ग्रेट लीडर बन चुके थे। और उन्होंने ही इस हवेली को बनवाया था जिसमें हम अभी रह रहे हैं। ये हवेली लगभग 150 से 200 साल पुरानी है। जब राणा चंद्रभान ने कुंतलगढ़ छोड़ा था तो वो लगभग 10 से 15 साल के रहे होंगे। तब से वो हिमालय के दूसरी तरफ रह रहे थे। जो प्रेजेंट में चिन्ना है वही रहकर उन्होंने पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी को अच्छे से पढ़ा और एक ग्रेट लीडर बने। वहीं पर उन्होंने शादी की और वही एक बच्चे की पिता बने। और जब वो 35 साल के हो गए तब उन्होंने इंडिया आने की सोची और यहाँ आए और रहने के लिए इस खूबसूरत हवेली को बनवाया। तब से वो और उनका पूरा परिवार यही रह रहा था। लेकिन उनके आने के कुछ हो सालों बाद से ये घटना घटनी शुरू हो गई। और एक रात राणा चंद्रभान की पत्नी हेमलता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। राणा चंद्रभान ने जब बड़े पंडितों और तांत्रिकों को ये सब बताया और दिखाया तो उन्होंने हेमलता को मार देने को कहा। और तब से हर अमावस की रात यही होता आ रहा है और अमावस को अंधेरा करने की वजह भी वही तांत्रिक है जिसने हेमलता को मरवाया था। राणा चंद्रभान इस सब से डर गए थे, इसलिए वो अपने बेटे आदित्य को लेकर बीजापुर चले गए और तभी से राणा चंद्रभान और उनकी आने वाली सारी पीढ़ी वही रह रही है। ये लोग यहाँ ज्यादा आते जाते नहीं है और अगर कभी आए भी तो अमावस के बाद आते हैं और अगली अमावस आए उससे पहले ही यहाँ से चले जाते हैं। शिल्पी की बात सुनकर अनंत और आर्यन दोनों हैरानी से भरकर शिल्पी को देख रहे थे। उनको ऐसे खुद को देखते हुए देखकर शिल्पी ने कहा, मुझे ऐसे क्या देख रहे हो, मैंने जो पढ़ा वही बता रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। इस पर अनंत ने कहा, यार मान गए तुम्हें, यू आर रियली जीनियस। अपने ही खानदान के बारे में मैं इतना नहीं जानता हूँ जितना तुमने मुझे बता दिया, इसके लिए थैंक्स। तभी आर्यन ने बीच में कहा, तो अब आगे हमें क्या करना है, क्या हम भी सोनल को मारने वाले हैं? आर्यन की इस बात पर शिल्पी ने कहा, नहीं, हमें सोनल को बचाना है किसी भी कीमत पर। आर्यन ने कहा, लेकिन चंद्रभान ने तो अपनी पत्नी को मार दिया था ताकि किसी शैतान का जन्म न हो सके। तभी शिल्पी ने कहा, हाँ लेकिन याद है अनंत, हमें महर्षि दयानंद जी ने क्या कहा था? अनंत अपने मन पर जोर देते हुए बोला, हाँ उन्होंने कहा था कि इस श्राप को अगर कोई खत्म कर सकता है तो वो हम दोनों हैं। शिल्पी ने कहा, एक्सीलेंट, हमें इसको हमेशा के लिए खत्म करना है ताकि फिर कोई मासूम इसका शिकार न हो। आर्यन ने कहा, जो भी करना है हमें जल्दी करना होगा क्योंकि हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। तभी वहां पर वीर और अंतरा आ गए और आते ही वीर ने कहा, किस चीज के लिए समय नहीं है आर्यन? तभी अनंत ने वीर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, सोनल को बचाने और इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करने के लिए। तभी अंतरा ने कहा, बट ये होगा कैसे अनंत? अंतरा का जवाब देते हुए शिल्पी ने कहा, यू डोंट वरी अंतरा, हम सब है ना, हम मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। इतना कहकर शिल्पी ने अंतरा को गले से लगा लिया। तभी आर्यन, अनंत और वीर ने भी एक साथ सबको गले लगाया। तभी शिल्पी गंभीर होकर बोली, मैं सोनल को कुछ नहीं होने दूंगी और इस काम में मेरा साथ कौन कौन देगा? शिल्पी के इतना कहते ही सबसे पहले अंतरा ने शिल्पी का हाथ पकड़ लिया। उसके बाद अनंत, फिर वीर और आर्यन सब सोनल बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तभी शिल्पी ने कहा, ओके गाइज, मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो अंतरा और वीर तुम दोनों सोनल के पास रहोगे और मैं, अनंत और आर्यन, हम तीनों उस पुराने महल में जाएंगे और इस श्राप को कैसे खत्म करना है उसका पता लगाएंगे और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। ठीक है, सब समझ गए? उद्धरण चिन्ह। शिल्पी के लीडरशिप पर सभी को बहुत यकीन था, इसलिए उसकी बात को काटने की हिम्मत किसी ने नहीं की। बस सबने हाँ में अपना सर हिला दिया। शिल्पी ने आगे कहा, अंतरा, वीर, तुम दोनों सोनल के पास जाओ और हम लोग स्टोर रूम जा रहे हैं ताकि कुछ जरूरी सामान लेकर पुराने महल के लिए निकल से जाओ। तभी अंतरा ने कहा, शिल्पी, आज का आधा दिन पहले ही बीत चुका है, इसलिए मुझे लगा है कि आज तुम लोगों को महल में नहीं जाना चाहिए बल्कि कल सुबह ही निकलोगी तो तुम लोगों को अधिक समय मिलेगा और आज की रात हम सब एक साथ बिताए, क्या पता फिर ये मिले ना मिले। उद्धरण चिन्ह। CH90 महल का रास्ता। कि आज तुम लोगों को महल में नहीं जाना चाहिए बल्कि कल सुबह ही निकलोगी तो तुम लोगों को अधिक समय मिलेगा और आज की रात हम सब एक साथ बिताए, क्या पता फिर ये मिले ना मिले। अंतरा की बात सुनकर सभी के आंखों में पानी। तभी शिल्पी ने कहा, ठीक है, हम कल ही निकलेंगे। इतना कहकर सभी रूम से बाहर निकले और सोनल के पास चले गए। आज सारे दोस्तों ने ढेर सारी बातें की और सबने एक साथ खाना भी खाया। सब लोग बहुत खुश थे। तभी अंतरा रूम से बाहर निकलकर बालकनी में चलो गई। अंतरा को इस तरह से जाते देख शिल्पी भी रूम से बाहर निकल गई और अंतरा के पास जाकर बोली, अंतरा, क्या हुआ, तुम वहां से ऐसे क्यों चली आई? सिसकते हुए अंतरा ने बिना शिल्पी की तरफ देखे ही रोते हुए कहा, हम लोग यहाँ अपना हॉलिडे मनाने आए थे लेकिन देखो ना क्या होगा ये सब। ये सुनकर शिल्पी अंतरा के आंसू पोंछते उसे समझाते हुए कहा, अंतरा, हमें जिंदगी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। जिंदगी कभी हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती और हम लोगों के साथ जो भी होता है या जो भी होगा वो भविष्य में हमारे लिए अच्छा ही होगा। हम सब सिर्फ आज की अच्छाई देखते हैं, लेकिन वो ऊपर जो बैठा है ना, वो सबसे बड़ा जादूगर है। वो आज की नहीं कल की अच्छाई देखता है। हमें आज बुरा इसलिए देता है ताकि कल हम अच्छा मिल सके और ये जो हुआ है ना, वो हम लोगों के लिए एक परीक्षा है, एक दूसरे से प्यार की, एक दूसरे पर विश्वास की और अपने दोस्तों के लिए एक दूसरे के प्रति समर्पण की। तुम देखना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हम सब है ना, कुछ नहीं होने देंगे हम लोग सोनल को। सोनल की तकलीफ भी खत्म होगी और इस गांव का 200 साल पुराना श्राप भी। उद्धरण चिन्ह। शिल्पी की इतनी सकारात्मक बात सुनकर अंतरा के मन की सारी दुविधा निकल गई और अंतरा ने शिल्पी को जोर से गले लगा लिया। शिल्पी और अंतरा दोनों रूम में वापस आए।
जहां बाकी सब सोने की तैयार कर रहे थे, शिल्पी और अंतरा भी आकर सबके साथ थोड़ी देर बात की और सब सो गए। सुबह के 7 बज चुके थे और सब जग गए थे। अंतरा सुबह सुबह रसोई में चली गई और नाश्ता बनाने में सुरेखा काकी की मदद कर रही थी। लगभग 8 बजे शिल्पी, अनंत, वीर और आर्यन सभी नाश्ता करने के लिए आ गए। अंतरा, त्रिभुवन काका और सुरेखा काकी ने सबको नाश्ता कराया। नाश्ता करने के बाद अनंत, शिल्पी और आर्यन तीनों महल के लिए निकल पड़े और अंतरा और वीर सोनल के पास चले गए। शिल्पी, आर्यन और अनंत तीनों ने अपने अपने कंधे पर बैग और अपने जरूरत का कुछ कुछ सामान लेकर महल की तरफ जा रहे थे। जैसे ही वो लोग बाजार पहुंचे, शिल्पी ने एक आदमी को रोकते हुए कहा, काका आपकी मदद चाहिए। शिल्पी आगे कुछ कहे उससे पहले ही अनंत ने शिल्पी का बाजू पकड़ा और अपने पास खींचते हुए कहा, क्या कर रही हो यार तुम? शिल्पी ने कहा, क्यों देख नहीं रहे हो, गांव वालों से महल का रास्ता पूछ रही हूँ। इस पर अनंत ने शिल्पी और आर्यन को बाजार से निकलकर कुछ दूर ले जाकर कहा, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि अगर किसी ने ये सुन लिया कि हम लोग उस पुराने महल में जाना चाहते हैं तो यहाँ तुरंत ही भगदड़ मच जाएगी। अनंत की इस बात पर आर्यन ने भी कहा, हाँ, उस दिन जब मैं अनंत को ढूंढते हुए बाजार की तरफ आया तो मैंने देखा कि यहाँ की सारी दुकानें खुली तो थी, लेकिन दुकान पर कोई इंसान नहीं था। जब मैंने एक बूढ़े आदमी से इसका कारण पूछा तो उसने मुझे साफ तौर पर कुछ बताया नहीं, और जब मैंने महल के बारे में पूछना चाहा तो उसने मुझे साफ मना कर दिया और अपने घर के अंदर चला गया। दोनों की बात सुनकर शिल्पी ने कहा, तो अब हम महल तक पहुंचेंगे कैसे? शिल्पी का जवाब देते हुए अनंत ने कहा, उस दिन जब मैं महल का रास्ता ढूंढ रहा तो एक बुढ़िया ने मुझे रास्ता तो बताया था, लेकिन बाद में मैं कहां पहुंच गया मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैं रास्ता जानता भी हूं और नहीं भी। अनंत की बात सुनकर शिल्पी बिल्कुल ही शांत हो गई और जाकर पास के एक पत्थर पर बैठ गई और कुछ सोचने लगी। कुछ देर सोचने के बाद अचानक शिल्पी के चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कुराहट दिखाई देने लगी और वो उठी और बोली, अनंत तुम टेंशन मत लो, तुम बस हमें वहां तक ले चलो जहां तक तुम्हें याद है, बाकी का रास्ता वहां पहुंचकर ढूंढ लेंगे। शिल्पी का कॉन्फिडेंस देखकर आर्यन ने कहा, मतलब तुम्हें रास्ता पता है? शिल्पी ने जवाब दिया, आर्यन शायद तुमने अच्छे से सुना नहीं, मैंने कहा वहां जाकर आगे का रास्ता ढूंढ लेंगे। इट्स मीन्स जैसा कंडीशन वैसा सोल्यूशन, समझे? शिल्पी की बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तब अनंत ने कहा, चलो। तीनों कुंतलगा की सीमा से बाहर की तरफ चले जा रहे थे, तभी शिल्पी ने कहा, रुको। आर्यन और अनंत तुरंत रुक गए। तभी अनंत ने शिल्पी से पूछा, क्या हुआ, तुमने हमें रुकने के लिए क्यों कहा? तभी शिल्पी ने कहा, हम किस तरफ जा रहे हैं कुछ तो पता होगा ना? इस पर अनंत ने कहा, हाँ, हम कुंतलगढ़ से बाहर जा रहे हैं। अनंत की बात सुनकर शिल्पी ने कहा, अगर हम लोग कुंतलगढ़ से बाहर जा रहे हैं तो ये क्या है? शिल्पी ने अपने दाएं और झाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखो वहां क्या है? शिल्पी के इशारे करने पर अनंत और आर्यन दोनों ने उस झाड़ी की तरफ देखा और कहा, क्या है उन झाड़ियों में? कुछ भी तो नहीं। शिल्पी ने चिढ़ते हुए कहा, ध्यान से देखो अनंत। अनंत ने फिर झाड़ियों में देखा और कुछ देर देखने के बाद कहा, क्या है शिल्पी, बताओ ना, मुझे नहीं दिख रहा है। तभी आर्यन ने भी कहा, हाँ यार, मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। शिल्पी अपने दाएं और झाड़ियों की तरफ गई और नीचे झुककर एक कपड़े का टुकड़ा उठाया और उसे अनंत और आर्यन की तरफ करते हुए कहा, इसे देखकर कुछ याद आया अनंत? आर्यन ने तुरंत कहा, शिल्पी, ये तो तुम्हारे ब्लैक टी शर्ट का टुकड़ा है ना, जो उस रात फट गई थी जब तुम, अनंत और त्रिभुवन काका कहीं गए थे। शिल्पी कुछ कहे उससे पहले ही अनंत थोड़ा आगे जाकर झुका और कुछ उठाकर कहा, शिल्पी, क्या तुम वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? शिल्पी ने अनंत की आंखों में देखते हुए कहा, शायद हाँ। CH91 रास्तों की भूल भुलैया। शिल्पी कुछ कहे उससे पहले ही अनंत थोड़ा आगे गया और झुककर नीचे से शर्ट का एक बटन उठाकर कहा, शिल्पी, क्या तुम वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? शिल्पी ने अनंत की आंखों में देखते हुए कहा, शायद हाँ। तभी शिल्पी ने अनंत और आर्यन का हाथ पकड़ा और वापस उसी तरफ जाने लगी जिधर से अभी अभी वे आए थे। तभी आर्यन के शिल्पी को रोकते हुए कहा, शिल्पी, हम वापस क्यों जा रहे हैं? हमें तो उस महल में जाना है ना, तो तुम हमें वापस हवेली क्यों लेकर जा रही हो? शिल्पी कुछ कहे उसे पहले ही अनंत ने कहा, शिल्पी, शायद हम गलत रास्ते पर है। तभी शिल्पी ने कहा, नहीं, हमें वापस ही जाना है। अनंत ने कहा, नहीं, हमें आगे जाना चाहिए। शिल्पी और अनंत दोनों अपनी अपनी बात को लेकर अड़े हुए थे और बहस करते जा रहे थे। तभी आर्यन ने कहा, चुप चुप चुप, क्या कर रहे हो ये तुम दोनों? बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ रहे हो। पहले दोनों मिलकर ये तो डिसाइड कर लो कि हमें जाना कहाँ है। आर्यन की डांट खाकर शिल्पी और अनंत थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। आर्यन ने फिर कहा, अब बोलो भी, हमें किधर जाना है? तभी आर्यन और शिल्पी ने एक साथ कहा, पता नहीं। उनकी बातें सुनकर आर्यन अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गया और बोला, वह क्या बात है? रास्तों का पता नहीं, करना क्या है पता नहीं, और हम निकले हैं सब ठीक करने, क्या बात है? तभी अनंत ने कहा, गाइस, हमें आगे जाना चाहिए। आई थिंक कि यही सही रास्ता है। तभी शिल्पी ने कहा, नहीं, आई थिंक कि हमें वापस जाना चाहिए, वो सही है। तभी अनंत ने कहा, नहीं, हमें आगे जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। तभी शिल्पी ने कहा, नहीं, अभी मैंने बताया ना कि वापस चलने पर रास्ता मिलेगा। इसी तरह दोनों फिर से अपनी अपनी बात को लेकर अड़ गए। तभी आर्यन ने कहा, गाइस गाइस गाइस, प्लीज लिसन टू मी, मेरे पास एक आइडिया है। ओके, देखो, चूंकि हम में से किसी को सही रास्ता पता नहीं है, इसलिए हम एक काम कर सकते हैं, हम एक एक करके दोनों रास्तों पर जाते हैं, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। आर्यन की बात मानने के सिवा उन दोनों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए दोनों ने इसे मान लिया और सबसे पहले शिल्पी के बताए हुए रास्ते पर चले गए।
अभी वे कुछ घंटे चले थे कि उन्हें हवेली के सामने का बगीचा दिखाई देने लगा, जिसे देखकर अनंत ने कहा, मैंने कहा था लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी, लो अब भुगतो। तभी शिल्पी ने कहा, अनंत हम लोग इतनी टेंशन में हैं और तुम्हें मुझे ताना मारना है। तभी अनंत ने कहा, नहीं वो बस मजाक कर रहा था, वो इतना सीरियस वाला टाइम है इसलिए माहौल को बदलने की कोशिश कर रहा था, सॉरी। तभी आर्यन ने कहा, वापस चले। तीनों वापस लौट गए। लगातार चलने के कारण अब वो थकने लगे थे, लेकिन फिर भी इन्होंने चलना जारी रखा था। चलते चलते वो वापस वहीं पहुंच गए जहां से उन्होंने चलना शुरू किया था। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो लोग आर्यन के कहे रास्ते पर गए, लेकिन इस बार भी वे हवेली ही पहुंचे थे। वापस से हवेली देखकर अनंत ने अपना हाथ जमीन पर दे मारा और कहा, कहाँ फंस गए हम लोग, एक एक करके सारे लोग एक दिन हम खो देंगे। अनंत की ये हालत देखकर शिल्पी ने अनंत से कहा, ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली है अनंत, अगर आसान होता तो अब तक इस मुसीबत को कोई ना कोई हल कर चुका होता। शिल्पी की बात सुनकर अनंत ने कहा, तो अब हम क्या करें? तभी शिल्पी ने कहा, वापस वही चलते हैं जहां मुझे कपड़े का टुकड़ा और तुम्हें तुम्हारा बटन मिला था, चलो। तीनों हाफते हुए वहां पहुंच गए और वहीं रुककर थोड़ा आराम किया। अभी आराम करते हुए कुछ ही देर हुए थे कि अनंत ने कहा, हम यहाँ क्यों आए हैं, कुछ बताओगी? तभी शिल्पी ने कहा, याद है तुम लोगों को, मुझे यहाँ पर मेरे कपड़े का टुकड़ा मिला और अनंत को उसकी शर्ट की बटन मिली है। तभी इतने समय से चुप आर्यन ने कहा, तो इसमें क्या हुआ? तभी शिल्पी ने कहा, अनंत तुम्हें याद है उस दिन इन झाड़ियों को देखकर मैं बहुत डर गई थी और तुम्हें जोर से पकड़ लिया था। अनंत ने जवाब देते हुए कहा, हाँ तो क्या? उद्धरण चिन्ह। शिल्पी ने अनंत से कहा, अनंत हम लोग यहाँ कितने कदम पर पहुंचे थे तुम्हें याद है? अनंत ने झट से कहा, नहीं मैंने गिना नहीं था। तभी शिल्पी ने कहा, लेकिन मैंने गिना था जब हम उस खंडे हुए मंदिर और उस उजड़े हुए कब्रिस्तान से वापस आए थे, तो मुझे पक्का याद है कि मैंने 111 कदम चलकर यहाँ पहुंचे थे। शाम के अंधेरे में मुझे कुछ महसूस हुआ था और मैं बहुत डर गई थी। अनंत ने हामी भरते हुए कहा, हाँ अब याद आया मुझे, इसका मतलब है कि वापस 111 कदम। शिल्पी ने मुस्कुराते हुए कहा, यस। तीनों कदम गिनते हुए जब वापस गए तो उन्होंने देखा कि उनके सामने वही मंदिर और कब्रिस्तान था। शिल्पी नाक बंद करते हुए अंदर गई और जाकर सीधे महर्षि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गई। अनंत ये नहीं समझ पा रहा था शिल्पी इस समय पूजा करने क्यों बैठी हुई। कुछ समय बाद शिल्पी अचानक से उठी और कहा, मेरे पीछे आओ। शिल्पी आर्यन और अनंत को मंदिर के बाहर लेकर आए और मंदिर के पीछे चली गई। जैसे ही वो लोग मंदिर के पीछे पहुंचे उन्हें एक नदी शांत लहर के साथ बहती हुई नजर आई। आर्यन ने पूछा, क्या ये वही नदी है? शिल्पी से पहले अनंत ने कहा, हाँ ये वही है नदी है और वो सामने जो दिख रहा है वही है वो महल। शिल्पी चुपचाप अनंत की बात सुन रही थी। तीनों धीरे धीरे नदी में घुस गए और कुछ ही देर में नदी की दूसरी पहुंच गए। नदी पार करते ही उनके सामने एक कठिनाई आ गई और वो थी दिन के मध्य और तपती रेत में उस रेगिस्तान को पार करना जिसमें रेत नहीं रेतीला लावा था, अर्थात कड़ी धूप के कारण वो रेत बिल्कुल लावा की तरह गर्म हो चुका था। शिल्पी चुपचाप चली जा रही थी। तभी अनंत ने कहा, क्या बात है शिल्पी, तुम इतनी खामोश क्यों हो और तुम्हें इस रास्ते के बारे में कैसे पता? तभी आर्यन ने फटाक से शिल्पी पर अपना सवाल दागा। हाँ शिल्पी, अगर तुम्हें पहले से ही इस रास्ते के बारे में पता था तो हमें इतना थकाया क्यों? इस पर शिल्पी ने कहा, इंतजार करो, जब सही समय आएगा तो तुम सबको भी सब पता चल जाएगा। इतना कहकर शिल्पी रेत में घुस गई। रेत बहुत ही ज्यादा गर्म थी इसलिए वो तुरंत ही वापस बाहर आ गई। तभी आर्यन ने भी कोशिश की लेकिन वो भी तुरंत बाहर निकल गया और निकलते ही कहा, यार ये रेत है या लावा? ऐसा लगा जैसे मानो ये तो हमारे जूता के साथ साथ हमारे पैर और उसकी मांसपेशियां तक पिघला देगी। हम इसे पर करेंगे कैसे? तभी शिल्पी एक पत्थर के पास जाकर बैठ गई और बोली, यहाँ आकर बैठ जाओ, जब ये रेत ठंडी हो जाएगी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तभी अनंत ने कहा, यार इतनी धूप में ये रेत ठंडी कैसे होगी? तभी शिल्पी ने कहा, सही समय आने पर। शिल्पी की बात सुनकर आर्यन ने तुरंत कहा, शिल्पी तुम ठीक तो हो ना? क्या है ये तुम बार बार किसी बाबा की तरह क्यों कह रही हो? सही सही बोलना, क्या चाहती हो खुलकर कहो। उद्धरण चिन्ह। CH92 लावे का रेगिस्तान। तभी शिल्पी ने कहा, सही समय आने पर। शिल्पी की बात सुनकर आर्यन ने तुरंत कहा, शिल्पी तुम ठीक तो हो ना? क्या है ये तुम बार बार किसी बाबा की तरह क्यों कह रही हो? सही सही बोलना, क्या चाहती हो खुलकर कहो। तभी आर्यन ने कहा, अगर तुम दोनों का डिस्कशन खत्म हो गया हो तो अब कोई मुझे ये बताएगा कि क्या हम अभी आगे जाने वाले हैं? अगर हाँ तो कैसे जाने वाले हैं, और अगर न तो क्या हम वापस जाने वाले हैं? तभी अनंत ने शिल्पी को टोन मारते हुए कहा, यहाँ आकर बैठ जा भाई, अभी अभी मैडम ने कहा ना कि रेत ठंडी होगी तब चलेंगे। आर्यन बिना कुछ कहे ही आकर चुपचाप बैठ गया। दोपहर का समय था और अब इनको भूख और प्यास भी लगने लगी थी। कड़ी धूप और लावा की तरह गर्म रेत आसपास होने के कारण उन्हें भूख से ज्यादा प्यास लग रही थी। तभी अनंत ने अपने बैग से पानी निकला और पहले खुद पानी पिया और पानी पीने के बाद कहा, क्या तुम दोनों में से कोई पानी पिएगा? तभी पानी का बोतल हाथ में लेकर आर्यन ने कहा, यार मेरी तो अभी से ही भूख से हालत खराब हो रही है, पता नहीं कैसे हम लोग ये सब झेलेंगे। तभी शिल्पी ने कहा, जो होगा देखा जाएगा, अगर हम यहाँ तक आ गए हैं तो इसे भी पार कर ही लेंगे। उद्धरण चिन्ह। तीनों ने पानी पिया और कुछ देर पत्थर से टिककर आराम करने लगे, जिसके कारण उन तीनों को आंख लग गई। कुछ ही घंटों में शाम ढलने लगी। ढलते सूरज के साथ ही रेत और वातावरण की तपिश भी कम होने लगी। सूरज ढलने के बाद जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था वैसे वैसे अचानक से ही वहां के वातावरण में बदलाव होने लगा।
बदलाव होने के कारण लावा से भी अधिक गर्म रेत धीरे धीरे हिम की तरफ शीतल होती जा रही थी, जिस वजह से आसपास चारों तरफ ठंडक का एहसास होने लगा था, जिस कारण उनकी प्यास तो थोड़ी कम हुई थी। वातावरण में अचानक ऐसा बदलाव बिल्कुल भी साधारण नहीं थी। ठंड का अनुभव होते ही शिल्पी की आंख खुल गई। आंख खुलते ही शिल्पी अपनी जगह पर उठी और रेत में चलने लगी। शीतल जल और शीतल रेत की बात ही कुछ अलग होती है। अभी शिल्पी उठकर 10 कदम भी नहीं चली होगी कि अनंत की आंखें खुली और उसने शिल्पी को बुलाते हुए कहा, शिल्पी अकेले कहाँ जा रही हो, रुको हम भी आते हैं। इतना कहकर अनंत ने जल्दी से आर्यन को जगाया और दोनों शिल्पी के पीछे चल पड़े। तभी आर्यन ने कहा, फ्रेंड्स अभी तक तो सब ठीक, लेकिन तुम लोगों ने ही कहा था ना कि यहाँ रात में घूमना सही नहीं है। यहाँ पर मौत खुलेआम घूमती है, तो क्या हम लोगों का रात में उस महल में जाए ये सही होगा? तभी शिल्पी ने कहा, आर्यन हमें ये रेगिस्तान रात में ही पार करनी होगी, वो भी आज, अब चाहे उसके लिए हमें कोई भी कीमत देनी पड़े, क्योंकि दिन में ये रेत हमारी कब्र खोद देगा, क्योंकि इसकी तपिश मुझसे सहन नहीं होगा। तभी अनंत ने कहा, चलो चले। तीनों ने रात में ही रेगिस्तान को पार कर लिया। रेगिस्तान को पार करते ही उन्हें अब एक शानदार और एक विशाल महल देखने को मिला, जिसके दरवाजे बहुत ही बड़े थे और अभी भी जिस पर आश्चर्यजनक कलाकृतियों की हुई थी। लकड़ी का दरवाजा होने के बाद भी इतने लंबे समय तक बिल्कुल सुरक्षित था, जिसे देखकर आर्यन ने कहा, अगर मुझे पता होता कि इतनी खूबसूरत चीजें रास्ते में मुझे देखने को मिलेगी तो मैं अपना कैमरा साथ लाता। शिल्पी और अनंत दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे को धक्का दे रहे थे, लेकिन वो दरवाजा कई सदियों से बंद पड़ा था, जिस कारण से उसमें जंग लगी हुई थी और वो खुल नहीं रहा था। तभी आर्यन ने कहा, रुको मैं भी मदद करता हूँ। इतना कहकर आर्यन ने भी धक्का लगाना शुरू किया। इन तीनों की मिली जुली शक्ति के कारण दरवाजा दूसरी तरफ एक जोर की चरमराहट के साथ खुला, जिसकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो किसी ने अपना कई सदियों से बंद लोहे का दरवाजा खोला हो। तीनों दरवाजे से आगे गया और एक बड़े से गलियारे से होते हुए महल में दाखिल हुए, जहां पर एक और दरवाजा उनका इंतजार कर रहा था। तीनों ने फिर से जोर लगाया और दरवाजा एक जोर की चरमराहट से खुल गई। वो चरमराहट पूरे महल में गूंज गई। तीनों ने जब अंदर देखा तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वहां भीतर बहुत ही कुप अंधेरा था और वहां कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे किसी तरह की कोई रोशनी हो सके। वहां अगर कुछ था तो बस घना अंधेरा और मातम सा सन्नाटा। तभी शिल्पी ने कहा, अपने अपने फोन निकालो। तीनों ने फोन निकाला और उसका टॉर्च जलाकर अंदर कुछ देखने की कोशिश करने लगे। जैसे ही उन्होंने महल के अंदर अपना कदम रखा तो पूरा महल फिर एक बार आवाज से गूंज उठी। उसकी आवाज से परेशान होकर ना जाने कहां से वहां पर लाखों की संख्या में चमगादड़ आ गए और उन चमगादड़ों ने उन तीनों पर हमला कर दिया। उसके पैने, नाखून और पंजाओं के आगे ये तीनों कर भी क्या सकते थे। ये किसी तरह से भागते हुए महल के बाहर आए। तभी शिल्पी ने कहा, अब हम अंदर कैसे जाएंगे? तभी अनंत ने कहा, मैंने कहीं पढ़ा था कि चमगादड़ जो है वो आग से डरते हैं और अगर उन्हें कहीं से भागना हो तो वहां आसपास आग लगा देना चाहिए, उन्हें आग की रोशनी बर्दाश्त नहीं होती। अनंत की बात खत्म होते ही आर्यन ने अपना फोन लिया और महल के प्रांगण में लगे फूलों के बागान में गया। थोड़ी ही देर में आर्यन अपने हाथ में एक मशाल बनाकर लेकर आया और उसे जलाकर कहा, अब अंदर चले। तीनों फिर अंदर गए और अंदर रास्ते में जितने भी मशाल थे सबको एक एक करके जला दिया। अचानक से अपने आसपास हुए आग की रोशनी से चमगादड़ वहां से भाग गया। उनके जाते ही शिल्पी महल में आगे गई और हर जगह अच्छे से देखने लगी। तीनों महल में घूम घूम कर महल का मुआयना कर रहे थे कि तभी अनंत को ऐसा महसूस हुआ कि अभी अभी कोई तो था जो उनके पीछे से गुजरा था। अनंत झटके से पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि CH93 महल की पहली रात। तीनों महल में घूम घूम कर महल का मुआयना कर रहे थे कि तभी अनंत को ऐसा महसूस हुआ कि अभी अभी कोई तो था जो उनके पीछे से गुजरा था। अनंत झटके से पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि उसके पीछे तो कोई भी नहीं था। अनंत ने इस बात को इतना तुक नहीं दिया और वापस से महल का मुआयना करने में लग गया। उधर शिल्पी और आर्यन भी जगह जगह घूम घूम कर देख रहे थे कि अचानक से एक तेज हवा का झोंका आया और सारे मशालों को बुझा दिया। मशाले बुझते ही चारों तरफ घना अंधकार छा गया। वो तीनों एक दूसरे को ढूंढते हुए एक जगह जमा होने की कोशिश कर रहे थे। तभी आर्यन ने रोशनी करने के लिए तुरंत अपने फोन को अपनी जेब से निकाला और ऑन किया, लेकिन ये क्या, उसका फोन तो स्विच ऑफ हो चुका था। अपना मोबाइल बंद देखकर आर्यन ने हैरानी से कहा, यार कोई तो अपना मोबाइल निकालो और लाइट जलाओ, पता नहीं क्यों मेरा मोबाइल बंद हो गया है। उद्धरण चिन्ह। आर्यन की बात सुनकर जब शिल्पी ने अपना मोबाइल निकाला तो देखा कि शिल्पी का भी मोबाइल बंद था। शिल्पी ने कहा, ओ नो गाइस, मेरा भी मोबाइल पता नहीं क्यों बट स्विच ऑफ है। शिल्पी की बात सुनकर अनंत ने भी जब अपना मोबाइल चेक किया तो बड़े आश्चर्य से कहा, यार मेरा भी। शिल्पी और अनंत की बात सुनकर आर्यन बहुत घबरा गया और कांपते हुए शब्दों में बोला, यार कहीं हम यहाँ फंस तो नहीं गए? आर्यन की बात सुनकर असमंजस में अनंत ने जवाब देते हुए कहा, शायद हाँ या शायद नहीं। अनंत का ऐसा जवाब सुनकर आर्यन और ज्यादा डर गया और कहा, यार तू मेरा डर कम कर रहा है या मुझे डरा रहा है? अनंत ने कहा, यार मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो तुझे क्या बताऊं? तभी आर्यन ने शिल्पी को आवाज देते हुए कहा, शिल्पी ये अनंत तो मुझे डराने में लगा हुआ है, सो प्लीज अब तुम ही बताओ कि अब हमें क्या करना चाहिए। आर्यन की बात खत्म होकर कुछ देर चुकी थी। कुछ देर बाद भी जब शिल्पी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो अनंत ने कहा, शिल्पी यार देखो अभी मजाक का वक्त नहीं है, सो प्लीज अब बोलो भी। इस पर आर्यन ने भी सहमति देखते हुए कहा, हाँ यार प्लीज। आर्यन और अनंत के रिक्वेस्ट करने के बाद भी जब शिल्पी का कोई जवाब नहीं आया तो आर्यन ने कांपते हुए कहा, अनंत अनंत यार देख मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज बता दे शिल्पी कहाँ है।
उद्धरण चिन्ह। इस पर अनंत ने कहा, यार मुझे नहीं पता कि शिल्पी कहाँ है, तुझे क्या लगता है कि इस भूतिया महल में शिल्पी और मैं तुझे डराने या तुझसे मजाक करने आए हैं, और तूने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं शिल्पी को यूं ही इस महल में कहीं छोड़ दूंगा। अनंत की बात सुनकर आर्यन और घबरा गया और अनंत से कहा, अनंत अनंत यार तू कहाँ है, कुछ भी कर लेकिन जल्दी से मेरे पास आ, अब मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, हमें जल्दी से शिल्पी को ढूंढना होगा। आर्यन की बात सुनकर अनंत ने भी चिंता जताते हुए कहा, हाँ यार डर तो अब मुझे भी लगने लगा है, पता नहीं शिल्पी इस भूतिया महल में कहाँ और किस हाल में होगी, हे भगवान शिल्पी को सेफ रखना। आर्यन और अनंत दोनों अपने हाथों की मदद से एक दूसरे को ढूंढ ही रहे थे कि तभी आर्यन का हाथ किसी दीवार पर पड़ा जिस पर कुछ चिपचिपा सा द्रव्य लगा हुआ था, और आर्यन का हाथ उस द्रव्य पर लगते ही वो द्रव्य आर्यन के हाथ पर लग गया, जिसकी वजह से उसका हाथ भी चिपचिपा हो गया। तभी आर्यन ने अपना हाथ हटाते हुए कहा, छी। इस पर अनंत ने कहा, क्या हुआ। घना अंधेरा होने के कारण आर्यन और अनंत को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से सुन पा रहे थे। तभी आर्यन ने कहा, पता नहीं क्या लेकिन मेरे हाथ पर कुछ लग गया है जो काफी चिपचिपा सा है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अनंत कुछ कहने ही वाला था कि तभी उन दोनों को किसी की चीखने की आवाज सुनाई देने लगी, जिसे सुनते ही आर्यन ने कहा, ये किसकी आवाज है, इस वक्त इस महल में हमारे सिवा और कौन है, और हम तो यहाँ। आर्यन ने अभी इतना कहा ही था कि तभी अनंत ने धीमी आवाज में कहा, शिल्पी। इतना कहते ही अनंत ने जोर से आवाज लगाई, शिल्पी 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 वेयर आर यू। आर्यन ने भी अनंत की बात को दोहराते हुए कहा, कुछ तो कहो। तभी अचानक से उस कूप अंधेरे में कहीं से थोड़ी रोशनी झांकने लगी, और ठीक उसी समय अनंत को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे किसी पकड़ रखा हो। उस हल्की छिछली सी रोशनी को देखकर आर्यन ने अनंत से कहा, हमें जल्दी से जल्दी शिल्पी को ढूंढना होगा। आर्यन की बात पूरी होती उससे पहले ही उस कमरे के उस दीवार पर आग लग गई, जिस दीवार पर कोई चिपचिपा सा द्रव्य लगा हुआ था। चूंकि आर्यन के हाथ पर भी वो द्रव्य लगा छोटे हुआ था, इसलिए वो आग आर्यन के हाथ तक भी आ पहुंची, और अचानक से ही आर्यन का हाथ जलने लगा। उस आग से बड़ी बड़ी आग के लपटे उठ रहे थे, जिसके देखकर आर्यन और अनंत दोनों बहुत ही डर गए। आर्यन ने आग को बुझाने के लिए जल्दी से दूसरे दीवार पर अपना हाथ घसने लगा ताकि आग बुझ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आर्यन की हाथ की आग तो नहीं बुझी, और उस वजह से उस कमरे के दूसरे दीवार पर भी आग पकड़ गई। अब वो कमरा बुरी तरह से जल रहा था, और साथ ही आर्यन का हाथ भी। धीरे धीरे आग बढ़ने लगी, और एक एक करके कमरे के चारों तरफ आग फैल गई, और कमरा धूप धूप करके जलने लगा। आर्यन और अनंत अपनी जान बचाकर वहां से बाहर तो भाग गए, लेकिन CH-94 उड़ते पंछी। धीरे धीरे आग बढ़ने लगी, और एक एक करके कमरे के चारों तरफ आग फैल गई, और कमरा धूप धूप करके जलने लगा। आर्यन और अनंत अपनी जान बचाकर वहां से बाहर तो भाग गए, लेकिन उन्हें शिल्पी की चिंता होने लगी, क्योंकि उनके अनुसार अभी भी शिल्पी कमरे में ही थी। अनंत वापस कमरे में जाना चाहता था, लेकिन आर्यन ने उसे रोकते हुए कहा, पागल हो गया है क्या तू, क्या कर रहा है। अनंत आर्यन से खुद को छुड़ाते हुए बोला, हाँ मैं पागल हो गया हूँ, शिल्पी अभी भी अंदर है, अगर उसको कुछ भी होगा तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, जाने दे मुझे। उद्धरण चिन्ह। आर्यन ने अनंत को पीछे खींचते हुए कहा, तू पक्का कैसे कह रहा है, शिल्पी कमरे में ही है, हो सकता है ना कि वो रोशनी ढूंढते ढूंढते पहले ही बाहर निकल गई हो। आर्यन की ये बात सुनकर अनंत थोड़ा शांत हुआ और कहा, अगर ऐसा नहीं हुआ होगा तो। इस पर आर्यन थोड़ा घबराते हुए कहा, हमें पहले शिल्पी को ढूंढना चाहिए, चल तू हम दोनों मिलकर उसे ढूंढते हैं। अनंत और आर्यन को शिल्पी फिक्र हो रही थी, और इस फिक्री में वो दोनों इतना मशगूल हो गए थे कि आर्यन को अपने जले हुए हाथ की सूध तक नहीं रही थी। आर्यन और अनंत ने सबसे पहले आसपास देखने का निर्णय किया, और अनंत ने आर्यन से कहा, आर्यन तू दाएं जा और मैं बाएं देखता हूँ। इतना कहकर दोनों अनंत बाएं तरफ चला गया और आर्यन दाएं। चलते चलते अनंत एक बड़े से आंगन में आ गया, जहां से खुला आकाश दिखाई दे रहा था। अनंत धीरे धीरे दावे पांव आगे बढ़ रहा था, और चलते चलते कुछ आगे जाकर अनंत उसी स्थान पर पहुंच गया जहां वो पहले भी आ चुका था। इधर आर्यन डर डर कर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसे शिल्पी की चिंता तो थी, लेकिन खुद की जान चली जाने का डर भी, क्योंकि अभी अभी उसके साथ एक हादसा हो चुका था। जैसे ही आर्यन को वो कमरे का वाकया याद आया, उसे अपने हाथ में दर्द और जलन महसूस होने लगी, और वो वही बेहोश होकर गिर पड़ा। इस सब के बीच शिल्पी कहाँ थी ये कोई भी नहीं जानता था। उधर अनंत ने जैसे ही वही पुरानी जगह देखी तो उसके हाथ पैर फूलने लगे, और वो किसी तरह से गिरते पड़ते उस जगह से भाग निकला। भागते भागते अनंत जाकर आर्यन से टकराया और मुंह के बल नीचे गिर गया। जैसे ही अनंत ने अपने बगल में नजर घुमाया तो वो और भी ज्यादा डर गया। उसके सामने आर्यन बेहोश पड़ा था। अनंत ने आर्यन को जगाने की कोशिश की, लेकिन आर्यन को होश नहीं आ रहा था। अनंत ने अपने बैग से पानी की बोतल निकाला और आर्यन के मुंह पर छिड़कने लगा। कुछ ही देर में आर्यन उठ गया और दर्द से कराहते हुए अनंत से बोला, अनंत यार हमें वापस चलना चाहिए, यहाँ और रुकना ठीक नहीं। इस पर अनंत ने कहा, यार लेकिन शिल्पी को छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं। आर्यन ने अनंत को समझते हुए कहा, जिंदा रहेंगे तो उसे ढूंढ लेंगे, लेकिन अभी अगर हम यहाँ रुके तो निश्चित मरेंगे। अनंत की और आर्यन की हाँ में उन दोनों में थोड़ी बहस होने लगी, और तभी उन दोनों को ऐसा महसूस हुआ कि अभी अभी कुछ चीज उनके बिल्कुल पास से गुजरी हो। अनंत ने आर्यन को चुप कराते हुए कहा, सुसु सुसु चुप। तभी आर्यन ने कहा, क्या हुआ, तुम्हें भी कुछ महसूस हुआ क्या। अनंत ने हाँ में अपना सर हिलाया और अपने चारों तरफ देखने को कोशिश करने लगा कि आखिर वो था क्या, लेकिन अंधेरा घना होने के कारण उसे कुछ भी नहीं दिखा। अनंत ने आर्यन को सहारा देते हुए उठाया। दोनों अभी कुछ ही कदम आगे बढ़े ही थे कि तभी उनके कानों में घुंघरू की आवाज सुनाई देने लगी। छन
छन छन छन छन छन जैसे ही ये आवाज उनके कानों में पड़ी, उनके कदम खुद व खुद रुक गए, जैसे मानो कि किसी ने उन्हें मूर्ति बना दिया हो। वो घुंघरू की आवाज धीरे धीरे अब बढ़ने लगी और उनकी ही तरफ आने लगी थी। आर्यन ने कांपते हुए शब्दों में कहा, अनंत ये कैसे आवाज है? इस पर अनंत ने कहा, मुझे क्या पता, ये मेरे घर थोड़ी है जो सब पता होगा। तभी आर्यन ने कहा, यार तू पहले तो यहाँ आ चुका है ना? इस पर अनंत ने कहा, हाँ लेकिन ये सब मैंने नहीं सुना था, मैं तो बस। अनंत ने अभी इतना ही कहा था कि घुंघरुओं की आवाज और तेज हो गई और उसी के साथ कुछ सी की आवाज भी आने लगी, जिसे सुनकर अनंत ने कहा, ये आवाज तुमने सुना? इस पर आर्यन ने अपना सर हाँ में हिलाया। ये आवाज सुनकर अनंत और आर्यन डराने लगे थे। तभी उन्होंने देखा आकाश में पंछी आवाज करते हुए उड़ने लगे थे। ये देखकर अनंत ने कहा, यार देख ये पंछी अभी उड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों लेकिन बड़ा अजीब बात है ना? अनंत की बात सुनकर आर्यन ने कहा, ये अजीब नहीं है बल्कि ये एक संकेत है हमारे लिए। इस पर अनंत ने कहा, संकेत मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। तभी आर्यन ने कहा, यार अभी ऊपर देख रात हो रही है और ये सुबह के पहले की रात नहीं बल्कि आधी रात है, और इस समय पंछियों का अपना घोंसला छोड़कर उड़ना, इसका मतलब है कि कोई खतरा हमारी तरफ बढ़ रहा है, इसलिए ये अपने घरों से बाहर है। उद्धरण चिन्ह। तभी अनंत ने कहा, खतरा? लेकिन कैसा जिससे हमारे साथ साथ इन पंछियों को भी खतरा हो? अभी अनंत ने ये बात पूरी की ही थी कि तभी उनका ध्यान उस घुंघरू और सी की आ रही आवाज पर गई, जो अब उनके बिल्कुल ही पास आ चुकी, लेकिन अंधेरा होने के कारण उन्हें कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा था। तभी आर्यन ने अनंत को ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहा, यार वो देख ऊपर क्या है? अनंत ने जैसे ही ऊपर देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उनके सर के ऊपर दो लाल लाल चमकती हुई आंख दिखाई दे रही, और जिसकी वो आंख थी उसका सर बिल्कुल एक CH-95 शैतानी सांप। अनंत ने जैसे ही ऊपर देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उनके सर के ऊपर दो लाल लाल चमकती हुई आंख दिखाई दे रही, और जिसकी वो आंख थी उसका सर थोड़ा अजीब सा दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी लंबी सी रस्सी में किसी ने कोई गोल सी चीज को टांग दिया हो। अनंत और आर्यन दोनों ने गौर से ये देखने की कोशिश की कि आखिर ये है क्या। वैसे ही ना जाने वो कहाँ चली गई, उनके सामने से वो चीज ऐसे गायब हुई जैसे मानो कि वो वहां कभी थी ही नहीं। अनंत और आर्यन दोनों इस घटना से बहुत हैरान हो गए। आर्यन ने अनंत से कहा, भाई आखिर ये था क्या? इस पर अनंत ने कहा, पता नहीं यार, इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने रस्सी पर कई सारे गांठ बांध दी हो। तभी आर्यन ने कहा, यार अनंत, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हम बहुत जल्दी और किसी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। आर्यन की बात सुनकर अनंत ने उसकी हिम्मत बढ़ते हुए कहा, हिम्मत रख आर्यन, जब तक हम दोनों साथ हैं कोई भी प्रॉब्लम हो हम उसको फेस कर सकते हैं। अभी अनंत आर्यन की हौसला अफजाई कर ही रहा था कि आर्यन के बाएं तरफ से एक लहराती हुई कोई बेल सी लंबी चीज आई और आर्यन से इतनी जोर से टकराई कि उसे टकराव को आर्यन संभाल नहीं पाया और जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा, और आर्यन के धक्के से अनंत भी नीचे गिर गया। अनंत ने आर्यन को संभालते हुए कहा, क्या हुआ यार, क्यों धक्का मार रहा तू? इस पर आर्यन ने कहा, यार मैंने कुछ नहीं किया, पता नहीं कोई चीज मुझसे आकर टकराई और मैं। आर्यन ने अभी इतना ही कहा था कि तभी फिर एक बार वही लंबी सी चीज आकर अनंत से टकराई, जिसका वार अनंत भी नहीं झेल पाया और उड़ते हुए आर्यन की दूसरी तरफ जा गिरा। आर्यन ने चिल्लाते हुए अनंत से पूछा, अनंत तू ठीक है? अनंत ने जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूँ। इतना कहकर अनंत ने खुद को संभालते हुए उठ ही रहा था कि अचानक कोई चीज फिर से अनंत से टकराए। इस बार वो टकराव इतनी तेज थी कि अनंत ने न सिर्फ अपना संतुलन खोकर नीचे गिर, बल्कि इस बार उसका हाथ भी काट गया जिससे खून निकल रहा था। आर्यन उठा और भागता हुआ अनंत के पास पहुंचा और अनंत को संभालने की कोशिश करने लगा। चूंकि आर्यन पहले से ही जख्मी था, उसे काफी दर्द भी हो रहा था, लेकिन किसी तरह से उसने अनंत को उठाया। अनंत ने अपने जेब में हाथ डाला और लाइटर निकाला। अनंत ने जल्दी से जमीन पर से एक पत्ता उठा और उसमें आग लगा दिया। उससे हल्की रोशनी हुई और अनंत को उसे पास ही पड़े एक पत्तों का ढेर दिख गया। अनंत भागता हुआ गया और उस ढेर में आग लगा दी। आग के कारण आसपास रोशनी फैल गई और कुछ चीजें अब थोड़े अच्छे से दिखाई देने लगी। तभी आर्यन जोर से चीखा। जैसे ही अनंत ने आर्यन की तरफ देखा तो वो बिल्कुल हैरान हो गया, क्योंकि किसी रस्सीनुमा चीज ने आर्यन को बांध रखा था। जब अनंत आर्यन के थोड़े करीब गया तो उसने देखा कि वो कोई रस्सी या कोई लता नहीं, बल्कि एक विशालकाय सांप था जिसने अपनी पूंछ से आर्यन को बांध दिया था। सांप को देखकर अनंत थोड़ा डर गया, लेकिन अपने दोस्त को बचाने के लिए उसने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और सांप की तरफ भागा। अनंत वहां पहुंचकर लकड़ी से सांप पर वार करने लगा, लेकिन अनंत की चोट से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी सांप ने अपने मुंह से कुछ द्रव्यनुमा चीज बाहर उगला। अनंत ने कूदकर अपनी जान तो बचा लिया, लेकिन जैसे ही वो द्रव्य जमीन पर गिरा तो आसपास की पत्तियां उसकी वजह से पिघलनी शुरू हो गई। ये सब देखकर अनंत की जान सूख गई। वो आगे कुछ की उससे पहले ही सांप ने उसे भी अपनी पूंछ में जकड़ लिया। उधर आर्यन को अब सांस भी लेने में परेशानी होने लगी थी। उस सांप ने अनंत को भी इतनी जोर से जकड़ा कि अनंत के मुंह से खून निकलने लगा और वो जोर जोर से खांसने लगा। इधर आर्यन की हालत भी बद से बदतर हो गई थी, उसे भी लगातार खून को उल्टियां हो रही थी। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी सांसें कभी भी रुक सकती थी। तभी उस सांप ने अपने मुंह के द्रव्य को उस आग पर फेंक दिया। जैसे ही वो द्रव्य आग पर गिरा वो बुझती हुई आग भड़क गई और पास के एक पेड़ में आग पकड़ लिया और वो पेड़ धू धू कर जलने लगा। तभी उस सांप ने अपनी पूंछ घुमाई और आर्यन और अनंत को उस आग में फेंक दिया। आर्यन और अनंत आग में गिरने ही वाले थे कि तभी किसी ने उन्हें जोर से धक्का दिया और अनंत और आर्यन उस आग से दूर जा गिरे। अनंत और आर्यन को सुरक्षित देखकर वो सांप अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उनकी तरफ बढ़ा और उन पर अपना द्रव्य फेंका।
लेकिन तभी उस सांप और आर्यन अनंत के बीच कोई ढाल लेकर आ गया, जिसके कारण उस सांप का द्रव्य उन तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन वो द्रव्य इतना तेजाबी था कि उसने उस लोहे के बने ढाल को भी पिघला दिया। उधर आर्यन की हालत गंभीर हो गई थी और वो बेहोश हो गया था, लेकिन अनंत अभी भी होश में था और वो देखने की कोशिश कर रहा था कि उनकी जान किसने बचाई थी। तभी उसकी नजर उस व्यक्ति के सर पर गई, तो उसने देखा कि उस इंसान ने अपने बालों को बांध कर रखा हुआ था। तभी वो इंसान उठा और भागते हुए जलते पेड़ की तरफ गया और एक जलती हुई लकड़ी उठाए उसे उस सांप की तरफ फेंक दिया। लकड़ी उड़ती हुई सांप के पास जा गिरी और उससे आसपास की पत्तियां जलने लगी, लेकिन उस आग से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सांप उस इंसान तरफ मुड़ा और उस पर अपना विषैला द्रव्य फेंकने लगा, लेकिन वो इंसान किसी बंदर की तरह हर बार उसके वार से बच रहा था। तभी अनंत की नजर उस इंसान पर पड़ी, तो उसे देखकर अनंत बिल्कुल भौचक्का रह गया, क्योंकि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि शिल्पी थी, जो अपने दोस्तों को बचाने के लिए अकेले उस विशालकाय सांप से लड़ रही थी। शिल्पी को देखकर अनंत हैरान था। उधर शिल्पी बार बार उस सांप को चकमा दे रही थी। जब वो शिल्पी को अपने द्रव्य से नहीं जीत पाया तो उस सांप ने अपनी पूंछ से उस पर वार किया। वो वार इतना धारदार था कि जिस पेड़ से उसका पूंछ टकरा रहा था वो पेड़ काटकर जमीन पर गिर रहा था। शिल्पी कूदते हुए ही अपने कमर से चाकू निकाला और उसे सांप की तरफ फेंका। शिल्पी का चाकू उस सांप को लगा और वो थोड़ा जख्मी होकर नीचे गिर गया। सांप के गिरते ही शिल्पी भागते हुए आर्यन और अनंत के पास पहुंची और कहा, तुम दोनों ठीक हो? उद्धरण चिन्ह। अनंत ने शिल्पी को कहा, थैंक्स यार, अगर आज तुम सही समय पर नहीं आती तो हो ही गया था। हम दोनों का काम हमारी जान बचाने के लिए थैंक यू। बट शिल्पी, तुम इतनी देर से कहाँ थी और तुम अचानक यहाँ पहुंची कैसे? शिल्पी ने बड़े गंभीर शब्दों में कहा, मैं कहाँ थी ये जानने से ज्यादा जरूरी अभी हमारा यहाँ से निकल जाना है। सो पहले हम यहाँ से निकलते हैं, बाद में सब बताती हूँ। चलो आर्यन को उठाने में मेरी मदद करो। शिल्पी और अनंत अभी आर्यन को उठा ही रहे थे कि तभी वापस से घुंघरू और सी की आवाज वातावरण में गूंजने लगी। ये आवाज सुनकर अनंत ने जैसे ही पीछे देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, जिसके कारण अनंत लड़खड़ाते हुए गिर गया। अचानक से अपने ऊपर आर्यन का पूरा भार शिल्पी संभाल नहीं पाए और वो भी नीचे गिर गई। अनंत ने कांपते हुए कहा, CH-96 रहस्यमयी जीव, जिसके कारण अनंत लड़खड़ाते हुए गिर गया। अचानक से अपने ऊपर आर्यन का पूरा भार शिल्पी संभाल नहीं पाए और वो भी नीचे गिर गई। अनंत ने कांपते हुए कहा, यार वो देख। शिल्पी ने किसी तरह से खुद को संभालते हुए जब ऊपर देखा तो उसकी आंखें भी खुली की खुली रह गई, क्योंकि वो शैतानी सांप वापस से उनके सामने खड़ा हो गया था। उसके सारे जख्म भर चुके थे और अभी वो उनकी तरफ ही बढ़ते जा रहा था। शिल्पी ने खुद को उठाया और फिर अपने कमर से चाकू निकाला और उस सांप की तरफ फेंक दिया और चाकू जाकर सीधे उसके गले की नीचे लगा। लेकिन इस बार उस सांप को इस वार से कोई भी फर्क नहीं पड़ा और कुछ ही देर में वो जख्म भी भर गया। ऐसे अचानक भरते जख्म को देखकर अनंत और शिल्पी दोनों बहुत डर गए थे। तभी शिल्पी अपने कमर पर लगे बाकी चाकू भी निकले और एक साथ उसे सांप की तरफ फेंक दिया। उसके फेंके गए कुछ चाकू तो जमीन पर गिर गए, लेकिन कुछ तो उस सांप के शरीर पर लगे, लेकिन अभी भी वो सांप उनकी तरफ बढ़ ही रहा था। सांप ने सबसे पहले शिल्पी पर हमला किया, लेकिन शिल्पी उछलकर उस हमले से बच गई। उस सांप ने शिल्पी पर फिर हमला किया और शिल्पी ने इस बार भी खुद को बचा रही थी। लेकिन जब ये बार बार ऐसा हो रहा था तो अनंत ने जमीन से एक चाकू उठाया और अपनी पूरी ताकत से उस सांप की पूंछ पर मारा। चाकू सांप के पूंछ के आर पार हो गया और चाकू का थोड़ा सा हिस्सा जमीन के अंदर चला गया, जिसके कारण सांप का पूंछ वहां पर अटक गया। लेकिन वो सांप काफी विशालकाय था, इसलिए उस छोटे ने चाकू से उसे न कुछ खास जख्म लग रहा था और न ही वो चाकू उसकी पूंछ को अधिक समय तक रोक पाए। लेकिन इस हमले से उस सांप का ध्यान शिल्पी से हटकर अनंत पर जरूर पड़ गया। सांप ने अपनी पूंछ इतनी जोर से घुमाई कि उसकी चोट से अनंत काफी जख्मी हो गया और उड़ता हुआ पास की एक दीवार से जाकर टकरा गया, जिसकी वजह से उसके सर से खून निकलने लगा और सांप के पूंछ की धार से उसके पसीने से भी खून बहने लगा। इतनी जो चोट खाकर अनंत की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो बेहोश होकर गया। सांप ने झटके से अपनी दिशा बदली और अनंत की तरफ जाने लगा और पलक झपकते ही सांप अनंत की बिल्कुल करीब पहुंच गया और अनंत को निगलने के लिए अपना बड़ा सा मुंह खोला और अनंत के पैर को अपने मुंह में डाल लिया। इस समय सांप का पूरा ध्यान बेहोश अनंत को निगलने में लगा हुआ था और उसका सर भी नीचे था। इसका फायदा उठाकर शिल्पी धीरे से उठी और अपने दोनों हाथ में चाकू उठाया और सांप की दौड़ पड़ी। इस वक्त सांप अनंत को निगल रहा था, लेकिन शिल्पी के पैरों की आवाज से उसने अनंत को निगलना छोड़कर शिल्पी की तरफ अभी अपना सर घुमाया ही था कि तभी शिल्पी ने एक लंबी और ऊंची छलांग लगाई और अपने चाकुओं को सांप के आंखों में भोंक दिया। जैसे ही शिल्पी ने सांप के दोनों आंखें फोड़ी वो सांप तड़पने लगा और कुछ ही देर में शांत हो गया। इस छलांग से शिल्पी को भी काफी चोट आए। कुछ देर रुककर शिल्पी ने किसी तरह से खुद को उठाया और लगड़ाते हुए उस सांप के पास पहुंची और उसे हिलाकर देख रही थी कि क्या वो अभी भी जिंदा था। जैसे ही शिल्पी ने उस सांप को हाथ लगाया वो इस सांप में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते वो सांप राख में तब्दील हो गया। शिल्पी को इतनी चोट आई थी कि वो चाहकर भी एक कदम नहीं चल पाए और उसी राख को ढेर पर गिर पड़ी। वापस जब शिल्पी की आंख खुली तो उसने अपने चेहरे पर थोड़ी गर्माहट महसूस की, जो कि सूर्य से आ रही थी, क्योंकि जिस वक्त उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि सूर्य बिल्कुल उसके सर पर आ चुका था। शिल्पी ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश, लेकिन सूरज में इस वक्त इतनी चमक थी कि उसकी आंखें खुल नहीं रही थी। थोड़ा रुककर शिल्पी ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को हवेली के पीछे वाले गार्डन में पाया। शिल्पी ने खुद को किसी तरह से उठाया और अपने चारों तरफ देखा तो उसे अपनी बाएं तरफ आर्यन दिखाई दिया, जो अभी भी बेहोश था। शिल्पी ने और आगे नजर घुमाकर अनंत को अपने आसपास ढूंढा,
लेकिन उसे अनंत कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब शिल्पी ने अनंत को आवाज दिया, अनंत, अनंत वेयर आर यू। शिल्पी उसे लगातार आवाज दे रही थी लेकिन अनंत का कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। शिल्पी के बार बार आवाज देने पर भी जब अनंत का उत्तर नहीं आया तो शिल्पी को उसकी चिंता होने लगी। शिल्पी इधर उधर अनंत को ढूंढ ही रही थी कि तभी शिल्पी की नजर एक पेड़ के पीछे पड़ी। चूंकि उस पेड़ के आसपास काफी घनी झाड़ियां थी इसलिए उसे अच्छे से कुछ पता नहीं चल रहा था, इसलिए शिल्पी धीरे धीरे सावधानी से उस पेड़ के तरफ गई। कुछ पल में शिल्पी पेड़ के पास पहुंच गई। जैसे ही शिल्पी ने उस पेड़ के पीछे देखा था वो हैरान हो गई, क्योंकि पेड़ के पीछे अनंत लेटा हुआ था जिसके मुंह से खून निकला हुआ था और उसके सीने पर काफी धूल लगी हुई थी। शिल्पी भागते हुए अनंत के पास गई और उसे जगाने की कोशिश करने लगी तो उसके हाथ में खून लग गया। जब शिल्पी ने देखा कि अनंत के सीने से काफी खून निकल रहा है जिसके कारण उसके सीने पर मिट्टी चिपक गई है, शिल्पी भागते हुए हवेली की तरफ गई। हवेली के दरवाजे पर जाकर शिल्पी ने जोर से आवाज लगाई, वीर, अंतरा, त्रिभुवन काका, काकी कोई है। शिल्पी दरवाजे पर से लगातार आवाज दे रही थी। लगातार आवाज और भागने के कारण शिल्पी को चाकर आ गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। शिल्पी की आवाज सुनकर वीर, अंतरा और त्रिभुवन काका तीनों भागते हुए बाहर आए तो उन्होंने देखा कि CH-97 बातचीत। शिल्पी को चक्कर आ गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। शिल्पी की आवाज सुनकर वीर, अंतरा और त्रिभुवन काका तीनों भागते हुए बाहर आए तो उन्होंने देखा कि शिल्पी बाहर बेहोश पड़ी थी। शिल्पी को बेहोश देखकर अंतरा और वीर भागते हुए उसके पास पहुंचे और उसके हाथ को घसना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी शिल्पी को होश नहीं आ रहा था। तभी वीर ने कहा, इसे सबसे पहले भीतर लेकर चलो। तभी अंतरा ने कहा, वो तो ठीक, लेकिन आर्यन और अनंत कहाँ है। अंतरा की सुनकर त्रिभुवन काका आर्यन और अनंत को ढूंढने बगीचे की तरफ चले गए। इधर वीर शिल्पी को उठाकर भीतर लेकर चला गया। अंतरा भी आर्यन और अनंत को ढूंढने के लिए बागीचे में चली गई। तभी अंतरा की नजर अनंत ने पर पड़ी। अंतरा भागते हुए अनंत के पास पहुंची और उसे जगाने का प्रयास किया। उधर त्रिभुवन काका ने कुछ लोगों की सहायता से आर्यन को हवेली में ले आए थे। कुछ ही देर में त्रिभुवन काका ने दोनों को हवेली में ले आए। रात हो चुकी थी और अभी तक किसी को होश नहीं आया था। वैद्य जी आए और आकार तीनों की जांच की और कुछ औषधि देकर चले गए। दूसरे दिन सुबह जब अनंत की आंख खुली तो उसने देखा कि वो किसी कमरे में है और उसे सीने के साथ साथ उसे पूरे शरीर में दर्द का अनुभव हो रहा था। अनंत ने किसी तरह खुद को उठाया। उठकर अनंत ने देखा कि वो अपनी हवेली में था। हवेली के कमरे को देखकर अनंत को बड़ी हैरानी हुई, इसलिए अनंत किसी तरह कमरे से बाहर निकला। कमरे से बाहर आकर उसने देखा कि उसके कमरे के आसपास कोई भी नहीं था, इसलिए वो लड़खड़ाते हुए शिल्पी के कमरे की तरफ गया। अंतरा शिल्पी के कमरे में पहले से मौजूद थी और शिल्पी के जख्मों पर हल्दी लगा रही थी। अनंत जैसे ही शिल्पी के कमरे में आया तो उसे वहां देखकर अंतरा ने कहा, संभाल कर। अनंत ने आते ही पूछा, हम हवेली कैसे आए। तभी पीछे दरवाजे से वीर की आवाज सुनाई दी, यही तो हम सब भी जानना चाहते हैं कि तुम लोग यहाँ पहुंचे कैसे, और अगर आ गए थे तो भीतर क्यों नहीं आए, और तुम सबकी ये हालत हुई कैसे। तभी अनंत ने कहा, पता नहीं, लेकिन मुझे ये बताओ कि आर्यन कहाँ है। तभी वीर ने कहा, आर्यन ठीक है, ज्यादा चोट लगी है इसलिए वैद्य जी उसकी मरहम पट्टी कर रहे हैं। तभी अंतरा ने कहा, तुम लोग यहाँ आए कैसे, तुम लोग तो पुराने महल गए हुए थे ना। उद्धरण चिन्ह। अनंत ने अंतरा से पूछा, शिल्पी कैसे है। अंतरा ने थोड़ा परेशान होकर कहा, ठीक ही है। वीर ने फिर से कहा, बताओ अनंत, तुम लोग यहाँ कैसे आए और तुम लोगों को इतनी चोट आई कैसे। वीर के सवाल पर अनंत ने उन दोनों को सारी बात विस्तार से बता दिया। अनंत की बात सुनकर वीर और अंतरा बहुत डर गए, क्योंकि ये घटना बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। तभी शिल्पी को थोड़ा थोड़ा होश आने लगा और कुछ ही देर में शिल्पी उठकर बैठ गई। तभी त्रिभुवन काका आए और आते ही कहा, आर्यन बाबा को होश आ गया। त्रिभुवन काका की बात सुनकर अनंत, वीर, शिल्पी और अंतरा आर्यन के कमरे में गए तो देखा कि आर्यन लेटा हुआ था और वैद्य जी उसके शरीर पर मलहम लगा रहे थे। कमरे में आते ही वीर ने कहा, अब कैसी हालत है आर्यन तेरी। आर्यन ने अपनी नजर घुमाई और उन सबको देखा। वो कहना तो चाहता था लेकिन उसे इतनी गहरी चोट आई थी कि वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। तभी अनंत ने वैद्य जी से पूछा, वैद्य जी अब आर्यन की कैसी तबीयत है। इस पर वैद्य जी ने कहा, छोटे मालिक, अभी तो ये ठीक है, लेकिन अगर दोबारा कभी भी इन्हें ऐसी चोट आए तो इनकी जान चली जाएगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप लोग उस पुराने महल में जाने की जिद छोड़ दे। वैद्य जी की बात सुनकर शिल्पी से नहीं रहा गया और उसने वैद्य जी को कह दिया, वैद्य जी ये आप कैसी बात कर रहे हैं कि इतना आगे आकर हम इस लड़ाई को छोड़ दे। नहीं वैद्य जी, अब तो ये होने से रहा, क्योंकि इस लड़ाई ने हमसे हमारे दोस्तों को छीन लिया और वो भी दो। अब तो ये लड़ाई बहुत ही पर्सनल हो चुके हैं, इसलिए अब ये लड़ाई तभी रुकेगी जब या तो हम मिट जाएंगे या उस महल का राज और इस गांव का श्राप। इतना कहकर शिल्पी कहाँ चली गई। शिल्पी के जाते ही अंतरा ने भी बुलंद आवाज में कहा, बिल्कुल शिल्पी, बिल्कुल सभी बोल रही है, अब ये लड़ाई बहुत ही निजी हो चुकी है। इतना कहकर अंतरा भी वहां से चली गई। इसी तरह धीरे धीरे सुबह से शाम हो चली थी और डूबते हुए सूरज के साथ एक और दिन व्यतीत हो गया। अब उन लोगों के पास सोनल को बचाने के लिए केवल 22 दिन रह गए थे। शिल्पी अपने कमरे में चुपचाप बालकनी में खड़ी कुछ सोच रही थी। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। दरवाजे की आवाज सुनकर शिल्पी अपने ख्यालों से बाहर आई और जाकर उसने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने अनंत खड़ा था। अनंत को देखकर शिल्पी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दरवाजे क्यों खड़े हो, भीतर आओ ना। शिल्पी की बात पूरी होते ही अनंत अंदर आया और आते ही कहा, आई एम रियली सॉरी शिल्पी, हो सके तो मुझे माफ कर देना।
अनंत की बात सुनकर शिल्पी ने सबसे पहले अनंत को उठाकर बेड पर बिठाया और कहा, क्या बात है अनंत, तुम इतने परेशान क्यों हो और ऐसा क्यों बोल रहे हो, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? शिल्पी की बात सुनकर अनंत की आंखों में पानी आ गया और वो रोते हुए बोला, अगर मैं तुम सबको यहाँ नहीं लाता तो शायद हम सब इतनी बड़ी समस्या में नहीं फंसते, और अगर मैं नहीं होता तो तुम लोग यहाँ आते ही क्यों? शिल्पी अनंत की सारी बात चुपचाप और बिल्कुल गंभीरता से सुन रही थी। तभी उसके कमरे में CH98 नई शुरुआत। शिल्पी अनंत की सारी बात चुपचाप और बिल्कुल गंभीरता से सुन रही थी। तभी उसके कमरे में अंतरा और वीर आ गए और उन दोनों ने भी अनंत के आंखों में नमी देख लिया। तभी वीर अनंत के पास बैठते हुए बोला, क्या बात है यार, तू रो रहा है? सब ठीक तो है? इस पर अनंत ने कोई जवाब नहीं दिया। वीर ने फिर से अपनी बात दोहराई, लेकिन अभी भी अनंत चुपचाप खड़ा था। अनंत को ऐसे चुप देखकर अंतरा ने शिल्पी से कहा, शिल्पी क्या बात है, अनंत इतना चुपचाप क्यों है, कुछ हुआ क्या तुम दोनों के बीच? उद्धरण चिन्ह। तभी शिल्पी ने कहा, अनंत का कहना है कि सोनल और आर्यन की जो हालत है वो इसकी वजह से हुई है, और हम लोग जो इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं वो भी इसी के वजह से। शिल्पी की ये बातें सुनकर अनंत ने अपना सर झुका लिया। तभी वीर ने अनंत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तू पागल हो गया है क्या? कैसी बात कर रहा है तू? वीर की बात सुनकर अनंत रोते हुए बोला, नहीं यार, ये जो भी हुआ है मेरी वजह से ही हुआ। तुम सब तो अपने अपने घर जा रहे थे, लेकिन मैं ही तुम लोगों को यहाँ लेकर आया और तुम लोग मेरी वजह से यहाँ आए। अगर तुम लोगों को मैं यहाँ नहीं लाता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, और ना ही सोनल इतनी बड़ी मुसीबत में फंसती, और नहीं आर्यन की ये हालत होती, और नहीं तुम तीनों पर ये मौत का साया मानता। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, ये सब मेरी गलती, सब मेरी गलती है। इतना कहकर अनंत फूट फूट कर रोने लगा। तभी अंतरा ने अनंत से कहा, अच्छा ठीक है, ये तुम्हारी गलती है, लेकिन तुम बस मेरे एक सवाल का जवाब दे देना, ठीक है? इतना कहकर अंतरा ने अनंत की आंखों में देखते हुए कहा, अच्छा मुझे बताओ कि अगर ये हवेली तुम्हारी ना होकर आर्यन या वीर की होती और सोनल की जगह शिल्पी होती तो क्या तुम इन सभी के लिए आर्यन या वीर को ब्लेम करते? उद्धरण चिन्ह। अंतरा की बात सुनकर रूम में थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ही सन्नाटा छा गया। थोड़ा रुककर अनंत ने कहा, इसमें तुम लोगों की क्या गलती है? ये तो एक दुर्घटना है, कहीं भी किसी के साथ भी हो सकता है। अनंत का जवाब सुनकर वीर ने कहा, तो तूने ये कैसे सोच लिया कि ये जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा वो तेरी गलती है? ये भी एक बुरा हादसा है और इसका सामना हम मिलकर करेंगे। उद्धरण चिन्ह। वीर की बात सुनकर अनंत वीर से लिपट गया और एक एक करके सब गले लग गए। तभी शिल्पी ने कहा, हम एक है और एक साथ मिलकर इस समस्या का सामना करेंगे और जीतेंगे। सुबह लगभग 7 बजे सब नाश्ते के टेबल पर मिले। सब बिना कुछ कहे नाश्ता कर रहे थे। सबने नाश्ता कर लिया और सब अपने अपने कमरे में चले गए। लगभग 11 बजे शिल्पी सोनल के कमरे में गई। थोड़ी ही देर में अनंत और वीर भी आर्यन को सहारा देते हुए वहां आ गए और पीछे से अंतरा सोनल और आर्यन के लिए नाश्ता लेकर रूम में आ गई। सब लोग वहां थे लेकिन कोई भी कुछ नहीं कह रहा था। रूम में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ घंटे चुप रहने के बाद आर्यन ने कहा, गाइस हमारे पास काम ज्यादा है और वक्त काम, क्योंकि हमें सोनल को बचाना है, इसलिए आज शाम में और अंतरा महल में जाने वाले हैं। तो अब बताओ कि कौन हमारे साथ चलेगा? आर्यन की बात खत्म होते ही वीर ने कहा, हाँ यार तूने बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक बात जो है वो तूने गलत कही, और वो ये है कि तू और अंतरा महल जाने वाले हैं। तुम और अंतरा कहीं नहीं जाओगे, महल में जाऊंगा। वीर की बात सुनकर आर्यन ने कहा, नहीं तू कहीं नहीं जाएगा। इस बात पर दोनों में बहस हो ही रही थी कि तभी अनंत ने चिल्लाते हुए कहा, शट अप योर माउथ, दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? उद्धरण चिन्ह। तभी शिल्पी ने कहा, यार हमें एक साथ उस शक्ति से लड़ना है, ना कि एक दूसरे से। तभी अनंत ने कहा, हाँ इसलिए आर्यन, ना ही तू, ना ही अंतरा और ना ही वीर कहीं जाएगा। ये लड़ाई मेरे पूर्वजों और उस शैतान के बीच है जिसे अब मैं खत्म करूंगा, इसलिए वहां अब सिर्फ मैं जाऊंगा, सिर्फ मैं, बस बात खत्म। इतना कहकर अनंत रूम से बाहर निकलने लगा। तभी वीर ने उसे रोकते हुए कहा, अनंत तूने ये फैसला कैसे कर लिया कि ये लड़ाई सिर्फ तेरी है और सिर्फ तू इसे लड़ेगा? माना कि ये लड़ाई पहले तेरे पूर्वजों की थी और उनका वंशज होने के कारण अब तेरा है, लेकिन उस शैतान ने इस सब में मेरी सोनल को घसीट लिया है, इसलिए अब ये लड़ाई तो मेरी भी है, और इसीलिए आज शाम में भी आ रहा हूँ, और इसके लिए मुझे तू तो क्या खुद शैतान भी रोक नहीं सकता, समझा? उद्धरण चिन्ह। वीर की बातों में गंभीरता को भांपते हुए अनंत ने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। शिल्पी जो कि स्वभाव से चंचल थी, लेकिन अभी आर्यन के पास बैठी शिल्पी ने आज इतना सब हुआ, लेकिन आज उसने ना तो एक भी बात कुछ पूछा और ना ही कुछ कहा। शाम में जाने की पक्की बात होते ही शिल्पी रूम से चुपचाप वहां से निकाल गई। इधर अनंत और वीर दोनों ने शाम की तैयारी करने में बिजी हो गए। दिन ढलते ही अनंत और वीर दोनों महल जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। वो निकलने ही वाले थे, तभी वीर ने कहा, अनंत चल। इस पर अनंत ने कहा, हाँ चल रहा हूँ, लेकिन एक बार अच्छे से देख ले कुछ रह तो नहीं गया। उद्धरण चिन्ह। इस पर वीर ने कहा, नहीं सब कुछ ले लिया, चल। अनंत फिर हवेली में झांकते हुए कहता है, हाँ चल रहा हूँ, अभी थोड़ा और अंधेरा होने देना। अनंत बार बार वीर के जाने की बात को टाल रहा था, जो कि अंतरा समझ जाती है और आर्यन और वीर से कहती है, गाइस तुम दोनों में से किसी ने शिल्पी को देखा है? अभी अंतरा की बात पूरी हुई थी कि सामने से CH99 महल की काली परछाई। अंतरा आर्यन और वीर से कहती है, गाइस तुम दोनों में से किसी ने शिल्पी को देखा है क्या? कब से मैं उसे ढूंढ रही हूँ लेकिन वो मिल नहीं रही है। अभी अंतरा की बात पूरी हुई ही थी कि सामने से शिल्पी आ गई। शिल्पी को आता देखकर अंतरा खुश हो गई और उसके पास जाकर बोली, शिल्पी कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी, ये लोग जा रहे हैं ना? शिल्पी से बात करते हुए ही अंतरा की नजर शिल्पी के कपड़ों पर पड़ी।
जिसमें शिल्पी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो उसका श्यामवर्ण, उस पर उसके बंधे बाल, उसकी खूबसूरत सी बड़ी बड़ी आंखें, जिस पर उसकी हल्की गुलाबी होठ, उस पर उसकी मंद मुस्कुराहट जो उसकी खूबसूरती पर चार चांद लगा रहे थे। आज शिल्पी को देखकर सबके तोते उड़े हुए थे और सबके मुंह से बस एक ही बात निकल रही थी, वाव। तभी अंतरा की नजर उसके पहने कपड़े पर भी गई, जिसमें शिल्पी आज कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव लग रही थी। उसे देखकर अंतरा ने शिल्पी की तारीफ करते हुए कहा, वाव यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड हॉट। आज अनंत को क्लीन बोल्ड करने का इरादा है क्या? उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर शिल्पी और अंतरा हंसने लगी और जैसे ही वो दोनों लड़कों को तरफ मुड़ी तो उन तीनों को देखकर अंतरा हैरानी से बोली, अब इनको क्या हो गया? क्योंकि शिल्पी को देखकर आर्यन और वीर का मुंह खुला का खुला रह गया था और अनंत तो मानो भूत ही बन गया था। क्योंकि आज पहली बार शिल्पी ने कंप्लीटली वेस्टर्न ड्रेस पहने थे। आज उसने अपने सर पर एक काले रंग की पट्टी बांधी हुई थी और कागो आर्मी पंथ, आर्मी बूट, व्हाइट टैंक टॉप और उसके ऊपर ब्लैक शर्ट पहन रखा था जिसकी शर्ट का बटन खुला हुआ था। उसी के साथ शिल्पी ने अपने कंधे पर एक बैग रख रखा था, कमर में 2 रोप बंडल, अपने राइट थाई पर नाइफ ब्लेड बांध रखा था, अपने हाथ में बाइक ग्लव्स पहन रखा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शिल्पी इस खतरनाक एडवेंचर के लिए पूरी तैयारी करके आए हैं। अनंत, आर्यन और वीर एक टक शिल्पी को निहार रहे थे। तभी अंतरा ने कहा, अब शिल्पी को घूरना बंद करोगे? उद्धरण चिन्ह। अंतरा की बात सुनकर आर्यन और वीर ने तो शिल्पी से अपनी नजर हटा ली, लेकिन अनंत अभी भी बस शिल्पी को देखे जा रहा था। तभी वीर अनंत के सामने आ गया, जिसके कारण अनंत का ध्यान भटक गया। तभी आर्यन शिल्पी से कहा, शिल्पी यू लुकिंग गॉर्जियस, बट एक बात समझ में नहीं आई, ये दोनों तो महल जा रहे हैं इसलिए तैयार हूँ, बट तुम क्यों? आर्यन की बात वीर ने भी सहमति जताई। इस पर शिल्पी बोली, क्योंकि मेरे पास भी वहां जाने और उस शैतान से लड़ने का कारण है। तभी अंतरा ने कहा, शिल्पी, अनंत तो अपने पूर्वजों और वीर अपनी सोनल के लिए वहां जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें क्यों जाना है? अंतरा की बात सुनकर शिल्पी मुस्कुराए और अनंत की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि इसमें मेरी दोस्त। और शिल्पी ने अभी इतना कहा ही था कि अनंत तपाक से बोला, और अनंत शिल्पी के मुंह से खुद को नाम सुनना चाहता था, जो कि शिल्पी समझ चुकी थी, इसलिए उसने बात को टालते हुए गुस्से से कहा, और मेरी, हम सबकी जान खतरे में है। इसलिए शिल्पी का जवाब सुनकर अनंत का मुंह बिल्कुल उतर गया। तभी वीर ने कहा, यार हमें अब निकालना चाहिए, अंधेरा होना शुरू हो चुका, हम पहले से ही लेट है, चलो। इतना कहकर वीर आगे बढ़ गया, उसकी के पीछे शिल्पी और अनंत भी वहां से निकल गए। थोड़ी ही देर में ये लोग हवेली से काफी दूर आ गए और उस टूटे खंड हुए मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। धीरे धीरे अंधेरा घना होने लगा और कुछ पलों में अंधेरा इतना घना हो गया कि कुछ भी दिखाई नहीं देने लगा। तीनों ने तुरंत ही अपनी अपनी टॉर्च निकाली और आगे बढ़ने लगे। अभी रात के लगभग 8 बजे थे और वो तीनों लावे के रेगिस्तान के पास पहुंच चुके थे। सूरज ढल जाने के कारण रेत बिल्कुल ही ठंडा था, इसलिए उन्होंने आसानी से वो लावे का रेगिस्तान पार कर लिया और कुछ ही देर में महल तक पहुंच गए। अनंत और शिल्पी पहले ही यहाँ आ चुके थे, इसलिए उन्हें ये सब सामान्य लग रहा था, लेकिन वीर ने ये सब पहली बार देखा था, जिस कारण उससे ये सब हैरान और परेशान कर रही थी। वीर चुपचाप उन दोनों के पीछे चला आ रहा था। तभी अनंत धीरे से शिल्पी के पीछे आया और शिल्पी के कानों में धीरे से कहा, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस एंड अट्रैक्टिव। अनंत के मुंह से ये सुनकर मानो शिल्पी के पैर थम से गए। इतने में अनंत शिल्पी से थोड़ा आगे निकल गया, शिल्पी वहीं रुक गई। तभी वीर ने शिल्पी से कहा, चलो। शिल्पी मंद मुस्कुराहट के साथ आगे चली गई। आज वो लोग महल के दूसरे कमरे तक पहुंच गए, लेकिन अभी तक वहां कुछ भी हलचल नहीं हुआ था, सब कुछ सामान्य और शांत था। तभी वीर को कुछ महसूस हुआ, उसे ऐसा लगा कि उसके बाई तरफ के किसी कमरे में कुछ बच्चों खेलने और आपसी झगड़े करने की आवाज आ रही थी। तभी वीर ने अपने बाई तरफ देखा और उस तरफ गया, लेकिन ये क्या, वीर के उधर जाते ही आवाज बिल्कुल ही बंद हो गई, जैसे कि वहां पर कभी कोई शोर हो ही नहीं। तभी अनंत वहां पर आ जाता है और वीर से कहता है, वीर तू रुक क्यों गया है, चल। इतना कहकर अनंत वीर को अपने साथ लेकर वहां से आगे चला गया। उधर शिल्पी एक बड़े से कमरे के सामने खड़ी थी और दरवाजे को ना जाने कब से बस घूरे जा रही थी। ये देखकर वीर ने कहा, यार तू दरवाजे पर क्या ढूंढ रही है? अभी वीर की बात अच्छे से खत्म तक नहीं हुई थी कि तभी शिल्पी के हाथों पर एक चिपचिपा सा द्रव्य गिरा। उसकी बदबू इतनी तेज थी, शिल्पी, अनंत और वीर इनमें से कोई भी उसकी महक को बर्दाश्त नहीं कर पाए। तभी अनंत को सामने की दीवार पर एक काली परछाई दिखाई दी, जो देखने में बड़ी अजीब सी थी, जिसे देखकर अनंत डर गया। और CH-100 तीसरा दरवाजा। तभी अनंत को सामने के दीवार पर एक काली परछाई दिखाई दी, जो देखने में बड़ी अजीब सी थी, जिसे देखकर अनंत डर गया और वीर को इशारा किया। वीर शिल्पी से बातें करने और महल को देखने व्यस्त था, इसलिए वीर ने अनंत के इशारे पर ध्यान नहीं दिया और वहां से आगे बढ़ गया। शिल्पी वीर को महल के अपने पहले अनुभवों को बता रही थी कि किस तरफ उन्होंने पहली बार आने पर ही इस महल में मौत से सामना किया था। तभी शिल्पी ने अपने बातों की पुष्टि के लिए अनंत से कहा, मैंने सही कहा ना अनंत? शिल्पी के सवाल पर जब अनंत का कोई जवाब नहीं आया तो शिल्पी और वीर ने पीछे मुड़कर देखा, तो अनंत दीवार की तरफ देखकर पसीने से तरबतर हो गया था। उसके चेहरे से लगातार पसीने की बूंदें टपक रही थी। अनंत बड़ी बड़ी आंखें करके कुछ देख रहा था। तभी वीर और शिल्पी उसके पास आए और उसे हिलाते हुए कहा, अनंत क्या हुआ, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? तभी अनंत ने कांपते हुए आवाज में कहा, यार मैंने अभी अभी वहां पर उस दीवार पर कुछ देखा है। अनंत की इस बात पर शिल्पी ने कहा, क्या देखा? तभी अनंत ने कहा, काली परछाई, किसी की परछाई थी वहां, बड़ी अजीब सी, पता नहीं क्या था, लेकिन कुछ तो वहां जरूर था जो शायद अभी हमारे आसपास है। तभी वीर ने कहा, अगर तुझे कुछ दिखा तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं और आवाज क्यों नहीं दी?
उद्धरण चिन्ह। अभी ये तीनों बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके पीछे से कोई सी चीज उनकी तरफ तेजी से आ रही है। ऐसा आभास होते ही वो लोग एक साथ पीछे मुड़े तो देखा कि उनके पीछे अंधेरे के सिवा कुछ और नहीं था। तभी शिल्पी ने कहा, चलो आगे चलते हैं। तीनों उस जगह से आगे चलने लगे। अभी वो लोग कुछ ही कदम चले थे कि शिल्पी को ऐसा लग रहा था कि कोई उनके साथ साथ चल रहा हो। शिल्पी ने अपने अगल बगल देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। वो लोग चलते चलते एक दरवाजे के सामने आकर खड़े हो गया। तीनों ने दरवाजे को ऊपर से नीचे तक देखा। वो दरवाजा बड़ा ही शानदार दिखाई दे रहा था, उस पर बढ़िया नक्काशी की गई थी। वो तीनों दरवाजे को बड़े गौर से निहार रहे थे। तभी वीर ने कहा, यार इस पर तो ताला लगा है, वो भी बहुत बड़ा। शिल्पी और अनंत ने एक साथ ताले को देखा। तभी अनंत ने कहा, अब क्या करें इस पर तो। अनंत की बात अभी पूरी हुई भी नहीं थी कि तभी शिल्पी ने कहा, तोड़ देते हैं। शिल्पी की बात सुनकर वो लोग थोड़ा रुक, फिर वीर ने कहा, हम इसे तोड़ेंगे कैसे, हमारे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे ये तोड़ा जा सके। तभी शिल्पी ने कहा, आओ मेरे पीछे। इतना कहकर शिल्पी वापस बाहर की तरफ जाने लगी और उसके पीछे अनंत और वीर भी। तीनों कुछ ही देर में एक कमरे से निकलकर दूसरे फिर पहले कमरे में पहुंच गए, जहां से उन्होंने महल में प्रवेश किया था। सबसे पहले कमरे में जाकर शिल्पी ने एक दीवार की तरफ अपना टॉर्च करके इशारा करते हुए कहा, वो देखो वहां पर एक कुल्हाड़ी है जो ताले को तोड़ने में हमारे काम आ सकता है। शिल्पी के कहने पर वीर और अनंत ने भी दीवार पर अपने टॉर्च की रोशनी की। जैसे ही दीवार पर 3 टॉर्च की रोशनी फैली तो दीवार के ऊपर एक साथ 2 कुल्हाड़ी दिखाई दी जो पुराने जमाने में सजावट के लिए लगाए जाते थे। टॉर्च की रोशनी में न सिर्फ वो कुल्हाड़ियां दिखाई बल्कि उसके आसपास रखे गए कुछ और सजावटी हथियार दिखाई देने लगे। वीर कुछ कदम चलकर आगे गया और जैसे ही कुल्हाड़ी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो उसने देखा कि कमरे में थोड़ी पीली रोशनी फैल रही है, जिसकी वजह से और भी चीजें थोड़े अच्छे से दिखाई देने लगी। देखते ही देखते कमरे में रोशनी बढ़ने लगी। बढ़ती रोशनी को देखकर जैसे ही शिल्पी और वीर ने पीछे देखा तो उन्होंने देखा कि अनंत एक एक करके कमरे के सारी मशाले जला रहा था, जिसके कारण वो पीली रोशनी कमरे फैल रही थी। वीर वापस मुड़ा और दोनों कुल्हाड़ियां निकाल ली और शिल्पी के पास वापस आ गया। अब तक अनंत भी सारी मशाले जला चुका था। वीर शिल्पी को वो कुल्हाड़ियां दिखाते हुए बोला, अब हम उस दरवाजे को खोलकर आगे जा सकते हैं। तभी वीर और शिल्पी को तलवारों के मयान से निकलने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही शिल्पी और वीर ने अनंत की तरफ देखा तो अनंत के हाथ में 2 तलवार नजर आई। उसे देखकर शिल्पी या वीर कुछ कहे उससे पहले ही अनंत ने कहा, हाँ हम आगे जरूर जाएंगे, लेकिन अपनी सुरक्षा का पूरा इंतजाम करने के बाद। अनंत की बात वीर को समझ में नहीं आई। तभी वीर ने कहा, मतलब हम तो पहले से ही तैयारी में आए हैं, तो अब कैसा इंतजाम करना है। वीर की बात सुनकर शिल्पी ने अनंत के हाथों से तलवार लेते हुए कहा, मतलब ये कि हमें हर तरह की मुसीबत से लड़ने और उसका सामना करने लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि यहाँ कब कहां से और कौन सी मुसीबत आएगी इसका अंदाजा अभी हमें नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वीर शिल्पी और अनंत का मतलब अच्छे से समझ चुका था, इसलिए उन तीनों ने एक एक कुल्हाड़ी और एक एक तलवार को अपने अपने कमर में बांध लिया और बिना किसी देर के तीसरे दरवाजे की तरफ बढ़ गए। तीसरे दरवाजे के पास पहुंचकर वीर ने एक कुल्हाड़ी उठाए और अपनी पूरी ताकत से उस ताले पर वार किया। वीर एक हिष्टपुष्ट और एक जिम्नास्ट लड़का था, जिसके कारण उसके शरीर में अच्छी फुर्ती के साथ साथ ताकत भी थी। इसलिए वीर के एक ही वार से ताला टूट गया। वीर ने जल्दी से ताले को निकाला और दरवाजे को धक्का दिया। पुराना और जंग लगा होने के कारण वो दरवाजा नहीं खुला, इसलिए वीर ने अपनी ओर ताकत लगाकर दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन दरवाजा अभी भी बंद था। तब तीनों ने मिलकर कोशिश की। वो तीनों बहुत समय से उस दरवाजे को धक्का दे रहे थे, लेकिन फिर भी वो दरवाजा ज्यों का त्यों था। काफी कोशिश के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो शिल्पी ने धक्का लगाना छोड़कर कुछ दूर जाकर बैठ गई। कुछ ही देर में अनंत और वीर भी थककर आकर शिल्पी के पास बैठ गए और बैग से पानी निकाल कर पीने लगे। अब रात और भी ज्यादा गहराने लगी। अभी रात के 12 बज चुके थे और इस वक्त वो तीनों काफी थके हुए थे और बैठकर थोड़ा आराम कर रहे थे। तभी अनंत के चेहरे पर पानी की एक बूंद गिरी। जैसे ही अनंत ने ऊपर देखा तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी रहस्य एक खौफ और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर हमारे कहानी में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करें। और अगर आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह की और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।